हेलो एवरीवन। भारतीय अर्थव्यवस्था के मास्टर करंट अफेयर्स वीडियो में आप सभी का यहां पर स्वागत है। और आज हम यहां पर इंडियन इकोनॉमी के जनवरी 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक यहां पे 16 महीने के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे। यहां पर अलग अलग टॉपिक वाइज देखा जाए तो इकोनॉमी को लेकर के आपको 6 अलग पिलर्स में आप यहां पर स्टडी करते हैं और इन 6 अलग अलग पिलर्स में यहां पे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आप बेसिकली स्टडी करते आए हैं। करंट अफेयर्स को भी हम यहाँ पर ऐसे ही टॉपिक वाइज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर मार्केट, सरकार के द्वारा यहाँ पर जिसे हम लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस कहते हैं उसके अंतर्गत किए गए सुधार या लाए गए यहाँ पे नियम कानून, नए प्रकार की योजनाएं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखा जाए तो आपको फाइनेंशियल मार्केट में अर्थात शेयर बाजार में किस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। व्यापार के बारे में जब आप पढ़ते हैं जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, तो विदेशी व्यापार की स्थितियों को लेकर किस तरीके के सुधार लेकर आए गए इकॉनमी में, उससे रिलेटेड क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट हुई हैं, किस तरह के यहाँ पे हमारा व्यापार कैसे बढ़ा है, विदेशी व्यापार की स्थितियों के बारे में यहाँ पर आकलन करेंगे। इकोनॉमी में डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो करंट बेसिस यहाँ पर हम डेटा को भी इस वीडियो में यहाँ पे सम्मिलित करने जा रहे हैं। इसके अलावा सेक्टर वाइज जैसे कि आपका सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरीके के सुधार पिछले 16 महीने में यहाँ पर किए गए हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए तो अवसंरचना और HRD को लेकर भी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पिछले 16 महीने को जो भी इकोनॉमिकल बेसिस करंट अफेयर डेवलप हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं, उन सभी टॉपिक्स को आज हम यहाँ पर डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ पर बस मुझे ध्यान से सुनना है, टॉपिक्स क्या क्या हैं उनको ध्यान से सुनना है। इस वीडियो में एक चीज़ जो आपको काम करनी है, देखिए ज़्यादा समय एग्जाम के लिए बचा नहीं है। हर वीकली हम कहेंगे कि यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया है पिछले वीडियोस में कि आपको हर वीक एक सब्जेक्ट का यहाँ पर करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा। और इसमें पहले वीक में हम यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी आज यहाँ पर मिल रहा है आपको, नेक्स्ट वीक ऐसे ही हम अदर सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। लेकिन इसके साथ यहाँ पर देखिए एक महीने से ज़्यादा समय बचा नहीं है, ठीक है। एक महीना मान के चलिए, आप मान लीजिए 40 दिन। इतने दिनों में आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर किस तरीके से कर रहे हैं, आपको यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म में चीज़ें जानी हैं तो यहाँ पर इकोनॉमी को पूरी तरीके से डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय आप सिर्फ यहाँ पर कुछ बिंदुओं पर फोकस करेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। पिछले 1.5 साल के जो भी करंट अफेयर हाईलाइटेड हैं उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी करें। करंट के टॉपिक को तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी अन्य नॉलेज हैं, जैसे कि अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट यहाँ हुई होगी तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को अपने स्तर पर पढ़ लें, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कैसे लागू होती है, क्या क्या टूल्स होते हैं, इसको रिविजन कर लें, ठीक है। RBI ने कोई यहाँ पे पॉलिसी लेके तो RBI के बारे में यहाँ पर पढ़ लें। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट या जो भी हेडिंग्स मैं बताऊंगा, आप एक पेपर पेन लेकर भी बैठिएगा, उन हेडिंग्स को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जिन भी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको डिटेल से यहाँ पढ़ाऊंगा, तो वो आप एक पेपर पेन लेकर उन हेडिंग्स को जरूर नोट करते जाइएगा साथ साथ। और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको अपनी इकोनॉमी का रिवीजन शुरू करना है। उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुई है, थ्योरी हुई है, कॉन्सेप्ट हैं उससे रिलेटेड, उनको स्टडी कर लेना है। इससे आपका GS भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन हो जाएगा और साथ साथ इस वीडियो का करंट भी आपका हो जाएगा। काम एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम में जाने से पहले जितनी बार भी यहाँ पर इन वीडियोस को आप देख सकें, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी नहीं होंगी, 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा कोई बड़ी वीडियो यहाँ पर होंगी नहीं, तो आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। एक दिन में यहाँ पर इन वीडियोस को आप 3 से 4 बार भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो को कैसे यूज़ करना है, बेनिफिशियल्स आपको दोनों तरीके के हैं। करंट के साथ साथ इन्हीं टॉपिक्स को आधार बना के GS और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और साथ ही साथ यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए यूज़ करें। तो आपका काम यहाँ पे आसान होने जा रहा है। बस आपको करना क्या है कि अगले 1.5-2 घंटे मेरे साथ यहाँ पर साथ में जुड़ना है, ध्यान से सुनना है, टॉपिक्स जो जो बोलता जाऊँ उनको सिर्फ नोट करना है और वहाँ पे सब कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ टॉपिक नोट करना है। बाकी आपको बस मुझे अच्छे से सुनते रहना है, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए, सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे राज्य वित्त 2021-22 बजट का यहाँ पे अध्ययन करना है, ठीक है। राज्य वित्त देखिए, मूलतः आप कहते हैं कि सर बजट का अध्ययन, ये बजट का अध्ययन नहीं है, ठीक है। पहली चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, यहाँ पर देखिए RBI के द्वारा एक राज्य वित्त अर्थात RBI के द्वारा एक अध्ययन किया गया था जिसके माध्यम से कोविड-19 महामारी के बाद यहाँ पर किस तरीके की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ा है, उससे रिलेटेड यहाँ पर एक कह सकते हैं आपको एनालिसिस किया गया था और उसी एनालिसिस बेसिस यहाँ पर आपको कुछ डेटा आपको है। तो डेटा क्या क्या है, क्या क्या जानकारी है, उनको यहाँ पर नोट करेंगे। तो आप हेडिंग के तौर पे चाहे अपना पहला पॉइंट अगर नोट करना है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, राज्य वित्त और बजट, राज्य वित्त 2021-22 बजट का अध्ययन। क्या क्या इसमें विशेष है,
सबसे पहले इसमें थीम क्या थी, ठीक है, थीम रही है महामारी से मुकाबला, एक त्रिआयामी आयाम, ये इसकी थीम रही है। और इस अध्ययन में जो जो निष्कर्ष यहां पे बताए गए हैं, पहला पॉइंट में कहा गया है कि राज्यों की जो सकल राजकोषीय घाटा है, ठीक है, राज्यों का जो सकल राजकोषीय इसमें घाटा बताया गया है वो जीडीपी का 3.77%, ठीक है, जो पहले में यहां पर देखा जाए 3.7% है, और जो कि यहां पर इससे पूर्व आपको बताया गया था 1 साल पहले जो था वो आपका 4.7% था। तो राजकोषीय घाटे में स्थितियां बेटर यहां पर दिखाई गई हैं। जो राजकोषीय घाटा यहां पे आरबीआई के द्वारा आकलन की गई रिपोर्ट में कितना है 3.7 और इससे पूर्व था 4.7। इसके अलावा संयुक्त जो ऋण अनुपात है मार्च 2021 में ये है 31%, ठीक है, जो पहले यहां पर 20% था, तो संयुक्त ऋण अनुपात यहां पे बढ़ा है। इसके अलावा राजस्व प्राप्तियों में ब्याज का भुगतान अनुपात ऋण स्थिरता को दर्शाता है, अर्थात कि देखा जाए तो यहां पे राजस्व प्राप्तियों में सरकार के द्वारा कोविड-19 के दौरान जो समस्याएं हैं उसके कारण सरकार को अधिक पैसा खर्च करना पड़ा, उसके लिए सरकार ने ऋण इत्यादि भी लिया। तो यहाँ पर एक स्थिरता की जो ऋण स्थिरता थी, अर्थात जो ज्यादा सरकार को देखा जाए ऋण में यहाँ पर कमी आ रही थी, कोविड-19 के कारण वहां पर उस स्थिरता का क्षरण होते हुए देखा गया, अर्थात सरकार के द्वारा ज्यादा यहाँ पे खर्च किया गया है और इससे यहाँ पर चीजें समस्याएं उत्पन्न हुई हैं राजकोषीय स्थिति को लेकर के। इसके अलावा राजस्व प्राप्तियों में कमी यहां पर आई है, इसका भी एक बड़ा कारण है क्योंकि कोविड-19 ने यहां पे काफी सारी राजस्व प्राप्तियां आपको देखा जाए तो सरकार के द्वारा जो लगाए टैक्स इत्यादि हैं उससे वहां पे प्राप्त होती है राजस्व कर इत्यादि से, और वहां पे कर इत्यादि में या जो नौकरियां यहां पर गई उसके कारण उसमें गिरावट आई और इसका एक यहां पर नुकसान दिखाई दिया। इसके अलावा बाजार से जो उधारी है वो 63% बढ़ गई है, ठीक है, बाजार से उधारी कितनी बढ़ गई है 63% यहां पर उधारी आपकी बढ़ चुकी है, और स्थानीय प्राधिकरणों को अपने राजस्व में लगभग 15 से 25% का भी नुकसान हुआ है। तो यहां पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ साथ इस डेटा में यह भी बताया गया है कि स्थानीय प्राधिकरण जो है जैसे नगर निगम इत्यादि हैं वहां पर भी देखा जाए तो आपको नुकसान हुआ है, और नुकसान का जो दायरा है वो कितना है 15 से 25% का यहां पर इनको नुकसान हुआ है। इसके अलावा राज्य वित्त जोखिम कम करने में डिस्कॉम एक बड़ी बाधा उत्पन्न हुआ है। डिस्कॉम यहां पर बिजली वितरण कंपनी है और बिजली वितरण कंपनियों को जो पे करना पड़ रहा है सरकारों को, वहां पे अच्छा खासा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, और देखा जाए तो डिस्कॉम कंपनियां जो है कई बार नुकसान में चली जाती हैं और उस नुकसान से उन्हें बचाने के लिए सरकार के द्वारा उन्हें बेल आउट किया जाता है और उसमें यहाँ पर उनको सरकारों को अच्छा खासे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा कम संपत्ति जो थे सरकार को यहाँ पर राजस्व के रूप में मिल रही है वो भी एक बड़ी समस्या है, और जो क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कम संपत्ति पर यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि भारत में जो संपत्ति कर यहाँ पे लगाया जाता है वो वैश्विक स्तर में अन्य देशों के मुकाबले यहाँ पे काफी कम है, और इसके कारण सरकार को यहाँ पे संपत्ति कर के रूप में भी पैसे यहाँ पे कम प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति भी यहाँ पर सरकार के लिए समस्या उत्पन्न कर रही है। तो ये सारे डेटा, ये सारे जानकारी यहाँ पर दी गई है राज्य वित्त 2021-22 बजट के दौरान, जो कि आरबीआई के द्वारा यहां पर किया गया है। चलिए दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, सरकारी प्रतिभूतियां, इंग्लिश में कहते हैं इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए सरकारी प्रतिभूतियां यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेकर आरबीआई ने कहा है कि जो लघु निवेशक हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश की यहां पर उनको अनुमति दे दी गई है। अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यहां पर जो बड़े निवेशक होते थे उन्हीं के द्वारा यहां पर निवेश किया जाता था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यहां पे क्रय और विक्रय कर सकते थे, लेकिन यहां पर आरबीआई के द्वारा अपने नियमों को परिवर्तित करके अब यहां पे लघु निवेशकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब इसके लिए करना क्या होता है, कोई भी यहां पर जो निवेशक होगा उसको सबसे पहले यहां पर गिल्ट खाता खुलवाना होता है, ठीक है। गिल्ट खाता होता क्या है, जिसमें ऐसा कह सकते हैं जो निवेशक होता है उसे गिल्ट खाता को खुलवा करके ही वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सकता है और सेल कर सकता है। अर्थात गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो भी लेन देन उसको करना होता है उसके लिए एक अलग से यहाँ पर एक विशेष खाता खोला जाता है, जैसे हम सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट इत्यादि खोलते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यहाँ पर सेल आउट करने के लिए, परचेज करने के लिए हम जिस खाते का यूज करते हैं उसे बोला जाता है गिल्ट खाता। अब इसके लिए आरबीआई ने यहां पे खुदरा प्रत्यक्ष योजना के अंतर्गत इसको अनुमति दी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पे खुदरा प्रत्यक्ष योजना के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा यहां पे सरकारी प्रतिभूतियों में लघु निवेशकों को यहां पे निवेश करने की अनुमति दी गई।
तीसरा टॉपिक है यहाँ पे कराधान विधि संशोधन अधिनियम। देखिए काफी सारे यहाँ पे कानून पारित किए गए हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार लाने को लेकर सरकार के द्वारा समय समय पर काफी सारे क्षेत्रों में जो समस्याएं रही हैं उन्हें ठीक करने को लेकर, सुधार करने को लेकर संशोधन किए गए हैं, अधिनियम लेकर आए गए हैं। और ऐसा ही एक अधिनियम यहाँ पर लेकर आया है कराधान को लेकर, टैक्स को लेकर। टैक्सेशन सिस्टम में देखिए यहाँ पे लाया गया है कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2021। क्या है ये कानून? इसके द्वारा 2012 के भूतलक्षी कर कानून को समाप्त कर दिया गया है और इसके लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 9 में यहां पे संशोधन कर दिया गया है। भूतलक्षी कर का मतलब होता है ऐसे टैक्स जो कि यहां पर मान लीजिए सरकार ने आज कोई बिल पारित किया, उसमें किसी टैक्स का प्रावधान है, लेकिन जो टैक्स है वो आज से नहीं, वो कह दें कि 2022 से नहीं बल्कि ये टैक्स आपका 2020 से लगेगा, 2015 से लगेगा। तो यहां पर अर्थात जब यहां पे कोई कानून पारित किया जाए और टैक्स उसको पिछले समय से उसे लागू किया जाए, उसे बोला जाता है भूतलक्षी। ठीक है, तो यहां पर देखिए इन्होंने कहा है कि ऐसे सभी भूतलक्षी कर कानूनों को यहां पे समाप्त किया गया है। और ऐसा कैसे जो भूतलक्षी कर कानूनों को समाप्त किया गया है वो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 9 के तहत। ये भी ध्यान रखिए, कई बार ऐसे कानून पूछ ले जाते हैं कि संशोधन किसमें किया गया है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 9 में यहां पे संशोधन किया गया। और क्या कहा गया इस कानून में? अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए की गई कर या शुल्क मांगों को अमान्य घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें 244A के अंतर्गत इन मामलों में भुगतान की गई राशि के एवज में ब्याज रहित पुनर्भुगतान किया जाएगा। क्योंकि देखिए सरकार ने कानून अभी यहां पे रद्द किया है, लेकिन इसके पहले जो कानून लेकर आए थे जिसके माध्यम से उन्हें भूतलक्षी कर कानून लागू किया था, उसके माध्यम से काफी सारे लोगों ने जो टैक्स उनको पे किया, तो वहां पे सरकार ने कहा है कि जो लोगों ने भी यहां पे पैसे हमें पेमेंट किए हैं भूतलक्षी कर कानूनों के कारण, उनको हम पुनर्भुगतान कर देंगे। उसके लिए है धारा 244A के तहत हम उसे पुनः भुगतान करेंगे, लेकिन उस पर हम किसी तरीके का ब्याज उन्हें वापस नहीं करेंगे, सिर्फ मूलधन जो होगा वो यहां पे रिटर्न किया जाएगा। चलिए, तो 3 टॉपिक हो गए। चौथा टॉपिक यहां पे नोट कर सकते हैं आप। चौथा टॉपिक हमारा वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर। ठीक है, वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर क्या है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने 15% ध्यान रखिएगा, कितना है डेटा ध्यान रखिएगा हमेशा। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने 15% वैश्विक न्यूनतम का घरेलू स्तर पे लागू कर दिया है। यहां पे न्यूनतम यहां पे कर घरेलू स्तर पे यहां पे लागू किया है, और वो भी पिलर 2 मॉडल नियम के तहत। अब इसमें होना क्या है, देखिए 15% का ये जो वैश्विक कॉर्पोरेट कर है ऐसी MNC कंपनियों पे लगाया जाएगा जो कि एक देश में कार्यरत हैं। इनका मुख्यालय मान लीजिए अमेरिका में है और उनका जो मार्केटिंग पूरा है, जो बड़ा बाजार है, मान लीजिए वो यूरोप है। तो ऐसी स्थिति में वो कंपनियां कई बार होती हैं कि अलग अलग जगहों से पैसे कलेक्ट करती हैं, अलग अलग जगहों पे इनका व्यापार होता है, लेकिन ये टैक्स कहीं पे नहीं करती हैं। इसके कारण यहाँ पर ऐसी स्थितियों में वैश्विक स्तर पे सभी देशों के द्वारा मिल करके एक यही आपको कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर लेकर आया गया है, और वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर इसे कहा गया है। और इसमें कितना निर्धारित किया गया है? 15% टैक्स यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 15% टैक्स जो होता है MNC कंपनियों को जिस देश में यहाँ पर आपका जिस देश क्षेत्राधिकार में कारोबार ये चला रही होंगी, वे वहां अर्जित आय पर उचित कर का भुगतान करेंगी। ठीक है, जिस देश के क्षेत्राधिकार में अपना व्यापार करेंगे उस देश को यहां पर ये भुगतान करेंगे, और भुगतान कितना? कम से कम 15% यहां पे कर का भुगतान किया जाएगा। और किसी देश में यदि प्रभावी कर की दर 15% से कम है, ठीक है, मान लीजिए ये कह रहे हैं कि 15% टैक्स लगाना है, लेकिन मान लीजिए किसी देश में ये जो टैक्स की दर है इससे कम है, हो सकता है किसी देश में ज्यादा हो, तो वहां पे कोई बात नहीं, लेकिन जहां पे अगर कम है, कहीं जगह आपको हो सकता है 15 की बजाय 10% है, 5% है, 8% है, 12% है। तो ऐसी स्थितियों के लिए भी इसमें बताया गया है किसी देश में यदि प्रभावी कर की दर 15% से कम होने पर अर्जित लाभ पर टॉप अप टैक्स लागू होगा। टॉप अप टैक्स का मतलब हुआ कि मान लीजिए सिंगापुर में यहां पे 11% यहां पे टैक्स लगाते हैं और इन्होंने कहा 15% लगाना है। ठीक है, तो 15 में से 11 गए तो बचे 4%। ठीक है, तो वो 4% जो टैक्स आपको उस देश में जहां पर उस क्षेत्र का, मान लीजिए कंपनी हो गई आपकी, चलिए गूगल है। ठीक है, गूगल है, अमेरिकन कंपनी है,
सिंगापुर में व्यापार कर रही है, सिंगापुर में जितने उसने पैसे कमाए तो वहां पर उसने दे दिया आपको सिंगापुर को 11% वहां पे, क्योंकि वहां पे टैक्स 11% है तो 11% चुका दिया। लेकिन इसमें कहा गया कि उनको 15% देने, तो 4% तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में 4% करके बच रहे हैं, तो क्या होगा, ये 4% जो टैक्स बच गया वो 4% टैक्स वसूल कर लेगी अमेरिका सरकार द्वारा। ठीक है, कौन वसूल करेगी? अमेरिकन सरकार के द्वारा। और इसे ही यहां पर जहां पर उसका मुख्यालय होगा, जो उस कंपनी का मुख्यालय, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ही हर बार वसूल करेगा, जो कंपनी यहां पर है उसका मुख्यालय जहां पर होगा, दो चीजें हैं, व्यापार और क्षेत्राधिकार। एक मुख्यालय होगा और दूसरा आपका व्यापार क्षेत्राधिकार है। तो आप तो पहला जो टैक्स आपको बनेगा जहां व्यापार क्षेत्राधिकार है वहां पे करना है। लेकिन अगर वहां पे कम हो जाता है, टैक्स कम है, ऐसी स्थितियों में आपको जितना टैक्स आप कम यहां पर पे कर रहे हैं, जैसे यहां पे सिंगापुर में आपको 4% आपका कम था, तो वो 4% अमेरिकी सरकार के द्वारा आपसे वसूल कर लिया जाएगा। और इसे ही यहां पे बोला गया है टॉप अप टैक्स, यहां पे वसूला जाएगा। साथ ही यह आपको 750 मिलियन यूरो से अधिक राजस्व वाली एमएनसी पर लागू होगा। तो यहां पे यह भी ध्यान रखना है, सिर्फ वही कंपनियां यहां पर इस तरीके का टैक्स पे करेंगी जिनका यहां पर जो वार्षिक यहां पे जो एनुअल यहां पर आपको कह सकते हैं टर्नओवर है वो 750 मिलियन यूरो की कंपनियां हैं। ठीक है, 750 यूरो से अधिक राजस्व वाली कंपनियों के यहां पर आपको लागू होगा, जैसे कि गूगल और अमेजन जैसी कंपनियों पर। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है राजकोषीय घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण। ठीक है, क्या है? राजकोषीय घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण। केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार के अत्यधिक घाटे और इससे संबंधित व्यय को समायोजित करने के लिए नोटों की छपाई की व्यवस्था करना। ठीक है, कि सरकार देखिए हर बार हर साल यहां पर देखा जाए तो नुकसान में जाती है, क्योंकि जितना वो व्यय करते हैं उतना वहां की आय नहीं होती है और इसके कारण उनका घाटा यहां पर बढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति में यहां पे बोला गया कि हम क्या करेंगे, राजकोषीय घाटा जो भी हो रहा है उसका प्रत्यक्ष मुद्रीकरण कर दें। और प्रत्यक्ष मुद्रीकरण के तहत क्या करते हैं, जितना नुकसान हुआ है उतना नए नोटों की मुद्रा की छपाई कर दी जाए। ठीक है, अब ऐसा होगा तो आरबीआई यहां पे प्राथमिक बाजार से सरकारी बॉन्ड खरीदेगा। ठीक है, क्या करेगा, जितना यहां पे घाटा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहां पर वो सरकारी बॉन्ड्स मार्केट से खरीदेगा और उन्हीं सरकारी बॉन्ड्स के नाम पर क्या करेगा, नए मुद्राओं की यहां पर नए नोटों की वो छपाई कर देगा। दो तरीके की चीजें इसमें की जाती हैं, या तो आरबीआई के द्वारा मुद्रा के या नोटों की यहां पे वो छपाई कर दें, या फिर बिना नोटों की छपाई के हुए जितने की आवश्यकता है, जितना घाटा हुआ है उसको वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सरकार या गवर्नमेंट के खाते में यहां पर ऐड कर दें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सरकार के खाते में उतने पैसे वो वहां पर ऐड कर दें और उसके लिए नोटों की छपाई यहां पर ना करें। ये दोनों ही तरीके की प्रविधियां यहां पर अपनाई जाती हैं और इसे ही बोला जाता है राजकोषीय घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण। लेकिन आपको पता है इस तरह की गतिविधियों में होता क्या है कि यहां पर तरलता समायोजन और वित्तीय स्थिरता संबंधी यहां पर आपको देखा जाए, एक तरफ आपको तरलता समायोजन होगा, एक लिक्विडिटी आपको बढ़ेगी। ठीक है, जो आपका कमी यहां पर मार्केट में, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में सरकार के द्वारा देखा जाए सरकार ने जितना यहाँ पे व्यय किया उतना उसकी आय नहीं है, तो वहाँ पे तरलता समायोजन में काम आ जाएगा। वित्तीय स्थिरता करने में कि सरकार बहुत ज़्यादा घाटे में न चले जाए, दिवालिया या आर्थिक हालत यहाँ पे खराब ना हो, तो एक वित्तीय स्थिरता सरकार की बनी रहे, उस दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आप नुकसान यह है कि अगर आपने नोटों की छपाई यहाँ पर ज़्यादा करके नोटों की मार्केट यहाँ पे जितनी डिमांड नहीं उससे ज़्यादा वहाँ पे पहुँच गई, या इस तरह की कुछ भी गतिविधियाँ यहाँ पर होती हैं, तो आपको उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति पहुंच जाएगी। और दूसरी तरफ ज्यादा मुद्रा यहां पर छापते हैं तो वहां पे मुद्रा का अवमूल्यन हो जाएगा, अर्थात डॉलर के मुकाबले रुपीस का यहां पे जो मूल्य होता है उसमें गिरावट आएगी। तो ये दोनों ही स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अगला यहां पे है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। क्या है ये? काफी चर्चा का विषय रहा, काफी इसको लेकर चर्चा रही सरकार के द्वारा, विपक्ष के द्वारा काफी यहां पर चीजें आई, न्यूज़पेपर में काफी चर्चा का विषय रहा। क्या था ये राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन? तो देखिए यहाँ पे ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य या मुद्रीकरण यहां पर आपको देखा जाए, जितनी भी सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पे आपकी ब्राउनफील्ड अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है उनको मुद्रीकृत यहां पर किया जाना था। और इसमें मुद्रीकृत करने का मतलब उसको आर्थिक मूल्य उसका लगाया जाना था और वहां पर उसको आपको किसी न किसी निजी कंपनी को या किसी को यहां पर आपको कुछ वर्षों तक देना था। इसके माध्यम से अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश के माध्यम से वास्तविक मूल्य प्राप्ति, निजी क्षेत्र की यहाँ पे क्षमता का दोहन, राजस्व के नए स्रोतों का निर्माण, यहाँ पर ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्ति को यहाँ पर सीमित अवधि के लिए निजी क्षेत्र को स्थानांतरित करने जैसी आपको स्थितियां देखने को मिलती।
अर्थात सरकार का करना यह था कि सरकार ने मान लीजिए कोई हाईवे बनाया, सड़कें बनाई और उसको 2 साल के लिए 3 साल के लिए किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कि आप 3 साल के लिए इसे चला सकते हैं, 3 साल तक आप यहाँ पर जो भी टोल टैक्स इत्यादि हो गया, जो भी होगा वो आप देखिए, ठीक है। लेकिन 2-3 सालों के लिए यहाँ पर आपको इसके लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो आपको 2-3 साल के लिए एक तरीके से लीज पे दे दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट पे आपको ये अवसंरचना हमने बनाई है, आपको हमने दे दी है, उसके लिए आप मुझे एक बार में यहाँ पे पैसे दे दीजिए, 2-3 साल चलाइए, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा वापस वो सरकार का हो जाएगा। यही आपका मुद्रीकरण योजना थी। अब इसका होगा क्या अगर ऐसा यहाँ पे करते हैं, तो देखिए सरकार को यहाँ पर पैसे एक मुश्त यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। उनके 2-3 साल तक सरकार को उस अवसंरचना से रिलेटेड यहाँ पर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं होनी है। उसका रख रखाव देखभाल यहाँ पर पर्टिकुलर निजी कंपनियां देखेंगी, उनके प्रबंधन की जिम्मेदारी उनकी होगी। निजी क्षेत्र इस तरीके से यहाँ पर नए क्षेत्रों में प्रवेश भी करेगा और साथ ही साथ यहाँ पर देखें सरकार जो पैसा यहाँ पे प्राप्ति होगी उसको यहाँ पर नए सामाजिक क्षेत्रों में निवेश कर सकती है, नई संरचनाओं का विकास कर सकती है। सामाजिक क्षेत्रों में जहाँ पर आपको अर्निंग ज़्यादा होती नहीं है, प्रॉफिटेबल ज़्यादा होती नहीं, सरकार कल्याणकारी कार्यों में ऐसे पैसे यहाँ पे खर्च कर सकती है। तो साकार सामाजिक क्षेत्रों में निवेश के लिए यहां पर आपको देखा जाए। अब यहां पे राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना आपको 5 क्षेत्रों में यहां पे लागू किया जाने का निर्णय लिया है। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसमें है आपका सड़क, रेलवे, विद्युत, तेल एवं गैस पाइपलाइन एवं दूरसंचार। इन 5 ही क्षेत्रों में से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। देखा जाए तो इसे बजट 2021-22 में भी इसके बारे में चर्चा की गई और 2022 से 2025 की अवधि में 6 लाख करोड़ रुपए के कुल सांकेतिक मूल्य के यहाँ पे अनुमान है कि यहाँ पर हमें राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना से प्राप्त हो जाएगा। इसके माध्यम से देखा जाए तो सरकार यहाँ पर आगे चलकर जो उनका निवेश करना है भारतीय अवसंरचना को यहाँ पर बेहतर बनाने के लिए 111 लाख करोड़ तक का यहाँ पे सरकार को खर्च आने वाला है। और यहाँ पर देखा जाए अगर राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन से सिर्फ 6 लाख करोड़ ही उन्हें मिलने वाले हैं। इसी तरीके से केंद्र के कुल परिव्यय 43 लाख करोड़ का यहाँ पर सिर्फ ये 5.4% ही है जो कि उन्हें राष्ट्रीय मुद्रीकरण परियोजना से प्राप्त होगा। चलिए, तो ये टॉपिक हमने यहाँ पे देख लिया। डेटा ध्यान रखिएगा, योजना क्या है, किन किन क्षेत्रों पर लागू होगी, लाभ क्या है, वो सारी चीजें। अगला टॉपिक है इसमें भूमि बैंक के बारे में, ठीक है। क्या है अगला टॉपिक? भूमि बैंक है। निवेश एवं लोक परिसंपत्ति विभाग ने भूमि बैंक की संरचना को अंतिम रूप यहां पर दे दिया है और इसके तहत यहां पे सरकारी विभागों व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के स्वामित्व वाले भूखंडों का विक्रय करना यहां पर भूमि बैंक नामक इस संस्था का कार्य होगा, ठीक है। क्या काम होगा कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के स्वामित्व वाले भूखंडों को विक्रय करना इसका काम होगा। साथ ही साथ देखिए अगस्त 2020 से वर्तमान में इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल में जो भी सरकारी विभाग के अंतर्गत जो जमीन आती है उसका डेटा यहाँ पे ऐड किया गया है। 31 राज्यों और यूटी की लगभग 4,75,000 हेक्टेयर की भूमि जो है इसके अंतर्गत आती है और 3500 से अधिक पार्क क्लस्टर इसमें शामिल हैं जो कि भूमि बैंकों के द्वारा यहाँ पर अब उनको देखा जाएगा, उससे रिलेटेड यहाँ पर डिसीजन लेगा। लाभ क्या है इस तरह के भूमि बैंकों को बना करके इस तरह की सरकारी जमीन को और पार्कों को यहाँ पर इनको देने से? कि देखिए भूमि उपयोग की दक्षता में सुधार होगा। अब ये डिसाइड करेंगे कि इस भूमि का करना क्या है। कई बार विभागों के अंतर्गत ऐसी कई सारी जो जमीन है पड़ी रहती है जिनका कोई सदुपयोग नहीं होता है, कुछ कार्य नहीं होता है। तो अब यहाँ पे भूमि बैंक अलग से इस तरह की भूमि के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है उससे रिलेटेड डिसीजन लेंगे। आर्थिक समृद्धि, वहाँ पर कुछ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं जो इकोनॉमिकल रूप से ग्रोथ यहाँ पर डेवलप हो और सरकारी भूमि के यहाँ पे निपटान जैसी समस्याओं को, देरी जो हो रही है उसको समाप्त करना है, निवेश में वृद्धि करना है और व्यापार को यहाँ पे सुगम बनाना है। तो ये सारा काम यहाँ पे भूमि बैंक के स्थापना होने से इस तरह की चीजें डेवलपमेंट हो सकती हैं। अगला यहाँ पे है राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। ये क्या है? तो नीति आयोग ने यूएनडीपी व ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल के सहयोग से यहाँ पर भारत का या नीति आयोग के द्वारा जारी पहला राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यहाँ पर जारी किया है, ठीक है। कई बार ऐसे सूचकांकों को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इकोनॉमिक के इंफ्रास्ट्रक्चर से या इकोनॉमिकल आपके पर्सपेक्टिव से रिलेटेड ऐसे कई सारे यहाँ पर आपके सूचकांक क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं। तो इसमें से बहुआयामी निर्धनता सूचकांक भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया, ये अपने तरीके का पहला यहाँ पे सूचकांक है। ऑलरेडी देखे तो यूएनडीपी ऐसा ही सूचकांक यहाँ पे जारी करती है, लेकिन नीति आयोग के द्वारा ये जारी पहला सूचकांक है।
इसमें देखिए आधार रेखा रिपोर्ट और डैशबोर्ड यहां पर जारी किया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो थीम है या इस रिपोर्ट का जो पूरा नाम है, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, आधार रेखा रिपोर्ट और डैशबोर्ड। अब देखा जाए तो इसमें यहां पर 3 आयाम और 10 सूचकांक यहां पे शामिल हैं। 3 आयाम हैं आपका, एक है स्वास्थ्य, जिसके अंतर्गत आपके पोषण, बाल व किशोर मृत्यु दर, प्रसव पूर्व देखभाल शामिल किया गया है। दूसरा शिक्षा है, जिसमें स्कूल के शिक्षा के वर्ष और स्कूल के अटेंडेंस को यहां पे शामिल किया गया है। और तीसरा है जीवन स्तर, जिसमें कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, पेयजल, बिजली, आवास और परिसंपत्ति, बैंक खाता इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है। निष्कर्ष क्या है, डेटा यहां पे क्या आया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इसमें बताया कि राष्ट्रीय जो आपका बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है वो अंक 0.155 है यहां पर। ठीक है, 0 से 1 के बीच यहां पर डेटा जारी किया जाता है। और भारत का यहां पर जो है डेटा नीति आयोग के इस रिपोर्ट में बताया गया है, एमपीआई आपकी है 0.155। इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों का एमपीआई है अर्थात मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स, वो है 0.188, जबकि शहरी क्षेत्रों में है 0.04। और सबसे ज्यादा निर्धनता वाले राज्यों में यहां पर बिहार है, जहां पे 51.91% लोग जो हैं बहुआयामी निर्धनता सूचकांक से यहां पर आपको देखा जाए तो या बहुआयामी निर्धनता से यहां पे आपको पीड़ित हैं या उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कितना है 51.91% बिहार में। दूसरा झारखंड और तीसरा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो 3 राज्य हैं नीति आयोग के सूचकांक में, पहला बिहार है, दूसरा झारखंड और तीसरा उत्तर प्रदेश, जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सबसे अधिक बहुआयामी तरीके से गरीबी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्थान है। और सबसे कम निर्धन है आपके केरल है, उसके बाद पुडुचेरी है और तीसरा यहाँ पे लक्षद्वीप है। एक तो ये सूचकांक हो गया राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पे वित्तीय समावेशन सूचकांक। इस सूचकांक में देखिए आरबीआई द्वारा जारी आरबीआई के द्वारा जारी इसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक, पेंशन क्षेत्र के विवरण इसमें शामिल किए गए हैं। और 0 से 100 के पैमाने पर यहां पर इसे ये आधारित है। 0 का मतलब हुआ कि जहां पर अगर 0 है तो उसका मतलब हुआ कि वहां पे पूर्ण वित्तीय बहिष्करण है, और जहां पे 100 अंक अगर प्राप्त हो गए हैं वहां पूर्ण वित्तीय समावेशन की स्थिति है। ठीक है, 0 और 100 के बीच। अब इसमें कहा गया कि इस सूचकांक के 3 यहाँ पे जो भारांश हैं, जो वेटेज है, 3 यहाँ पे मापदंड उसके बनाए गए हैं, जिसमें कि पहुंच को, एक्सेस को 35%, जिसमें बैंक, एटीएम, बिक्री बिंदु तक लोगों की पहुंच कैसी है उसको 35% यहाँ पे वेटेज दिया गया है। यूजेस को यानी उपयोग को यहाँ पे 45% वेटेज दिया गया है। उपयोग का मतलब हुआ कि ऋण, बीमा, खाता प्रयोग, कैशलेस लेन देन इत्यादि। और तीसरा है गुणवत्ता यानी क्वालिटी, जिसको 20% यहां पर वेटेज दिया गया है, जिसमें वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण, सेवाओं में असमानता कमी, शिकायत समाधान इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है। अब इस लिहाज से इसमें 97 यहां पर आपके वित्तीय समावेशन सूचकांक में यहां पर देखा जाए तो 97 संकेतक भी हैं। और मार्च 2021 तक समाप्त वित्तीय वर्ष में वित्तीय समावेशन सूचकांक था 53.9 और प्रत्येक वर्ष जुलाई में यहां पर इसे जारी किया जाता है। तो इसे यहां पर वित्तीय समावेशन सूचकांक भी हमने देख लिया, 2 सूचकांक यहां पे देख लिए हैं। ठीक है, आगे यहां पर है के आकार की रिकवरी। ठीक है, अभी तक हम यहां पर एल आकार की रिकवरी, वी आकार की रिकवरी आपने देखी होगी। अब यहीं पर एक और चर्चा का कारण बना के आकार की रिकवरी। क्या है के आकार की रिकवरी, तो इसके बारे में यहां पे सुनिएगा ध्यान से। जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यंत भिन्न भिन्न दरों में रिकवरी होती है, अर्थात उद्योग और व्यक्ति मंदी से बाहर निकल जाते हैं जबकि अन्य जो हैं स्थिर बने रहते हैं। कहने का मतलब है, देखिए अर्थव्यवस्था का आकलन हम कई अलग अलग क्षेत्रों के रूप में करते हैं और हर क्षेत्र में स्थिति, कमी, समस्या इत्यादि को देखते हैं। मान लीजिए 3, 4, 5 या 10 ऐसे क्षेत्र हैं, 10 क्षेत्रों में से 2 क्षेत्र जो हैं, 3 क्षेत्र या 4 क्षेत्र जो हैं आपको मान लीजिए ग्रोथ कर गए, मंदी से बाहर निकल गए, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जो मंदी में अभी भी फंसे हुए हैं। जब ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था में बनती है तो उसे हम कहते हैं के आकार की रिकवरी। ठीक है, के आकार की रिकवरी में इस समय बताया गया, आप कौन सा क्षेत्र फंसा हुआ है के आकार की रिकवरी में वो भी यहां पे ध्यान रखिएगा।
इसमें कहा गया कि रियल एस्टेट में के आकार की रिकवरी है, ठीक है, कि बाकी यहां पे निकल गए और जो रियल एस्टेट है वो इसमें फंस गया है, अभी भी आपको मंदी से यहां पे बाहर नहीं निकल पाया है। इसमें बताया गया है कि रोजगार बाजार में भी देखा जाए तो दृष्टिगत हुई है। तो दो चीजें हैं, रियल एस्टेट और रोजगार बाजार दोनों ही के आकार की रिकवरी में फंसे हुए हैं, क्योंकि बताया गया कि निम्न कुशल श्रमिकों को अनुपातहीन रूप से उनकी नौकरी की यहां पर क्षति हुई, जबकि वित्तीय और सेवा क्षेत्र में रोजगार में यहां पे कमी दृष्टिगोचर नहीं हुई। कहने का मतलब कि मंदी ने ऐसे लोगों का रोजगार ज्यादा छीना जो कि कुशल श्रमिक थे, जो श्रमिकों के रूप में काम कर रहे थे आपको उद्योगों इत्यादि में, वहां पर लोगों की रोजगार यहां पर गई है। अकुशल जो श्रमिक है उनका रोजगार गया है, वहां पे आपको अभी भी रोजगार उतने बेहतर तरीके से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन सेवा सेक्टर में देखें, वित्तीय क्षेत्र में देखें तो लोगों की जॉब नहीं गई है, वो अब भी वहां पर ऑफिस में बैठ के आराम से काम वहां पे करते हुए देखे गए हैं, और इस तरीके से यहां पर इसमें भी आपको असमानता की स्थिति देखने को मिली है। चलिए ये भी हो गया। अगला यहां पे टॉपिक है ITAT द्वार, ठीक है। क्या है ITAT द्वार? विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा आरंभ एक आयकर अपीली प्राधिकरण है। क्या है? आयकर अपीली प्राधिकरण है, और एक ई फाइलिंग पोर्टल है जिसमें दैनिक कार्य प्रणाली में पहुंच, जवाबदेही, पारदर्शिता में वृद्धि और कागज के उपयोग में कमी लाना और लागत को न्यूनतम करने के लिए यहां पर जारी किया गया है। तो एक पोर्टल है, ध्यान रखिएगा, ITAT, जो कि यहां पर आयकर अपीली प्राधिकरण और उससे रिलेटेड कामकाज को यहां पर देखता है। एक तरीके से डिजिटल कामकाज होगा सारी चीजों का, जिससे कागज इत्यादि में जो काम है उसको कम करना है। नेक्स्ट है त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही, अगला टॉपिक है। क्या है ये? RBI ने कमजोर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर विनियमन को कठोर करने, जिसमें जमा प्राप्त करने वाली NBFC, कोर निवेश कंपनियां सहित अपर और टॉप स्तर की NBFC इसमें शामिल हैं। तो देखिए यहां पे त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही के तहत यहां पर RBI ने कमजोर और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन को लेकर यहां पर इसे जारी किया है, और इसके माध्यम से कहा गया है कि ऐसी NBFC जो कि जमा प्राप्त करती हैं, साथ ही कोर निवेश कंपनियां, और साथ ही साथ यहां पर अपर या टॉप स्तर की NBFC को इसमें त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही के अंतर्गत उन्हें यहां पे उनकी कह सकते हैं कि उनको ट्रीट किया जाएगा, उसके अंतर्गत उन्हें लेकर आया गया है। कहा यह भी क्या है कि ये मानदंड 1 जनवरी 2022 से यहां पे लागू हो जाएंगे, और त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही के तहत कमजोर वित्तीय संकेत देने वाली बैंकों को RBI यहां पे निगरानी में रखती है। कहने का मतलब यदि मान लीजिए कोई भी NBFC है, बैंकिंग है, और NBFC वही यहां पर जो कि यहां पे जमा लेती हैं, जमा का मतलब डिपॉजिट लेती हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो कोर बाकी जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आपके बैंक हैं उनके बारे में बोला गया है। अगर ये बैंक किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि जो RBI के द्वारा निर्धारित नियम कानून हैं उसका वे पालन नहीं कर पाते हैं, या फिर लेन देन की समस्या में यहाँ पर किसी तरीके के दृष्टिगोचर होते हैं, या कमज़ोर होते हैं, या वित्तीय स्तर पे वहाँ पे कमियाँ उसमें दिखाई देती हैं, तो वहाँ पे त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही के तहत वहाँ पे RBI इन पे निगरानी करती है, रूल्स रेगुलेशन के लिए बनाती है, और वहाँ पर उसी माध्यम से उनको मेंटेन करती है, मैनेज करती है, जब तक कि वो बैंक इस स्थिति से बाहर नहीं निकल जाते हैं। अगला है इसमें भुगतान बैंक। क्या है भुगतान बैंक? तो RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल बैंक को अनुसूचित बैंक का यहां पे दर्जा दे दिया है, ठीक है, दो बैंकों को। कौन कौन से हैं यहाँ पे? ये दोनों भुगतान बैंक थे, पेटीएम बैंक और एयरटेल बैंक, और अब इनको दे दिया गया है दर्जा अनुसूचित बैंकिंग का। अब देखा जाए तो RBI ने अनुसूचित बैंक का दर्जा देने से अब इन्हें फायदा क्या है? इस तरह के यदि किसी बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा मिल जाए तो इससे किस तरीके के यहाँ पे प्रॉफिटेबल स्थितियां क्रिएट होंगी? देखिए, अब ये बैंक जो है नए व्यावसायिक अवसर खोजने, साकार करने, अन्य बड़े निगमों के द्वारा यहाँ पर या कह सकते हैं सरकार व अन्य बड़े निगमों द्वारा जारी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, प्राथमिक नीलामी, निश्चित व परिवर्तनीय दर वाले रेपो, रिवर्स रेपो, सीमांत स्थायी सुविधा में भाग लेने के साथ यहाँ पर वित्तीय समावेशन की योजनाओं में भी यहाँ पर भागीदार हो सकते हैं। कहने का मतलब जो भी यहाँ पर आपको किसी भी तरीके के इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड बैंकिंग प्रणाली में जो सुविधाएं अन्य बैंकों को यहाँ पर बड़े बैंकों को मिल रही थी, वहाँ पे अनुसूचित बैंकों को भी वो सारे अधिकार, कार्य प्रक्रियाएं करने का अब अवसर मिल जाएगा, और सिर्फ ये भुगतान बैंक से कहीं ज़्यादा बढ़ करके ये अन्य प्रकार की गतिविधियों में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखी।
अब यहाँ पर देखिए आरबीआई को इसमें पुनर्वित्त यहाँ पे सुविधा के पात्र भी ये हो जाएंगे और समाशोधन गृह की सदस्यता भी इन्हें प्राप्त हो जाए, अर्थात हर तरीके की सुविधा यहाँ पर मिलने इनको शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा किन दो बैंकों के यहाँ पे अनुसूचित बैंकों को यहाँ पे दर्जा दिया गया है, तो किन दो भुगतान बैंकों को, तो यहाँ पर है आपका, एक का नाम है पेटीएम बैंक और दूसरा का नाम है एयरटेल बैंक। चलिए अगला टॉपिक यहाँ पे लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वित्तीय बीमा प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन अधिनियम 2021। एक और यहाँ पे कानून वित्तीय बीमा को लेकर के है, तो यहां पर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DICG, ठीक है, DICGC। क्या है ये? तो आरबीआई की एक सहायक कंपनी है जो कि यहां पर कह सकते हैं कि जमाकर्ताओं से 90 दिनों के समय सीमा के भीतर यहां पे आंतरिक भुगतान की प्रक्रिया को पुनर्भुगतान होने में देरी पर बैंकों के द्वारा यहाँ पे दंडात्मक कार्यवाही इत्यादि करता है। एक तरीके से देखा जाए तो बैंकों के द्वारा कोई भी जो भुगतान इत्यादि की प्रक्रियागत स्थितियां हैं जो कि यहाँ पे नहीं पेमेंट हो पाती हैं, उनका यहाँ पे भुगतान के द्वारा किया जाता है, और यदि यहाँ पे पुनर्भुगतान जैसी गतिविधियां वो संचालित नहीं करते हैं तो यहाँ पे दंडात्मक कार्यवाही भी इनके द्वारा की जाती है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जमाकर्ताओं को 90 दिनों के समय सीमा के भीतर यहाँ पर आपको DGSI द्वारा आंतरिक भुगतान किया जाता है। दूसरा, पुनर्भुगतान में देरी होने पर बैंक पर दंडात्मक ब्याज लगाने का भी ये प्रावधान करता है। यदि कोई बैंक आपका पुनर्भुगतान करने की स्थिति है ग्राहक की और वहां पर अगर आप पे नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर जो DICGC है वो यहाँ पर बैंकों पर दंडात्मक कार्यवाही भी करेगी। इसके अलावा देखिए तो DICGC द्वारा प्रीमियम पर उच्चतम सीमा का निर्धारण भी किया जाता है और अपनी शर्तों पर बीमा भुगतान के बाद बीमाकृत बैंकों से देय पुनर्भुगतान को स्थगित करने के लिए यहाँ पर इनको अधिकार भी यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर DICGC को यहाँ पर सशक्त बनाया गया है ताकि वो इस तरीके के निर्णय लेने में यहाँ पर काम आसानी से कर सके। तो मूलतः देखा जाए तो इस तरह की जो बैंकिंग सुविधाएं हैं, बैंकों के डूबने इत्यादि की स्थिति में होने वाले नुकसान इत्यादि की स्थिति में बचाने के लिए बैंकों के द्वारा अनियमित गतिविधियां और ग्राहकों को होने वाले नुकसान, भुगतान में हो रही देरी इत्यादि ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए यहाँ पर गठित किया गया था आपका वित्तीय बीमा प्रदत्त गारंटी निगम। तो यहाँ पर इसको और भी यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं जो बैंकों इत्यादि पर यहाँ पर जो देरी कर रहा है उस पर यहाँ पर दंडात्मक कार्यवाही इत्यादि को लेकर के, और साथ ही साथ इनके बोर्ड को सशक्त बनाया गया है ताकि यहाँ पर अपने स्तर पर यह डिसीजन लेने में ज़्यादा सक्षम हो सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने एक यहाँ पे अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने टॉपिक्स में पढ़ ली, अलग अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लिए, कॉन्सेप्ट भी देखे, सूचकांक देखे, कानूनों का संशोधन यहाँ पर देखा, आरबीआई और बैंकिंग से रिलेटेड यहाँ पे गतिविधियों को हमने अभी पढ़ना शुरू किया है। अभी स्टार्टिंग है, ठीक है, अभी बने रहना। अभी ऐसे ही आपको और भी यहाँ पर 3 स्टेप और क्लियर करने। पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया है, दूसरा स्टेप आएगा इस वाले में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड, बाकी सारी अन्य गतिविधियों से रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉपिक्स को देखा है। अब इस वाले सेक्टर में हम यहाँ पर शेयर मार्केट में एंटर करेंगे। ठीक है, शेयर मार्केट के साथ साथ सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज लेकर आए, पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड जो टॉपिक आता है वो इस टॉपिक्स में हम देखने वाले हैं। थर्ड वाले में हम एंटर करेंगे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सेक्टर वाइज हम यहाँ पर एंटर कर जाएंगे, और यहाँ पर सेक्टर वाइज के बाद लास्ट वाले में हम यहाँ पर इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य टॉपिक्स को लेकर फिनिश करेंगे। तो चलिए सेकंड वाले पहले टॉपिक को स्टडी कर लेते हैं, क्या है इसमें, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले इसमें आता है आपका फैक्टरिंग विनियमन। ठीक है, क्या आता है? फैक्टरिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2021। एक और कानून यहां पर देखिए क्या है इसमें। देखिए फैक्टरिंग होता क्या है, तो फैक्टरिंग एक व्यवसाय है। क्या है? एक व्यवसाय है। व्यवसाय कैसा व्यवसाय है? तो जहां एक संस्था या इकाई तत्काल धन की प्राप्ति के लिए अपनी प्राप्तियों को तीसरे पक्ष को, बैंक को, एनबीएफसी को यहां पर बेच देती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए फैक्टरिंग कैसा है, एक संस्था ने कोई चीज यहां पर खरीदी और वहां पर उसको खरीद करके तत्काल किसी और को, किसी बैंक या एनबीएफसी को सेल करके पैसे की प्राप्ति कर ली। ऐसी स्थिति को बोला जाता है, ऐसी संस्था को बोला, यहां पे बोला जाता है, या इस तरह के व्यवसाय को बोला जाता है फैक्टरिंग व्यवसाय। और ऐसी संस्था को फैक्टरिंग आपकी संस्था बोला जाता है। आपसे कोई चीज खरीदी और उसे तीसरे को बेच दिया, क्योंकि दो पक्ष तो हो गए, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला। लेकिन जिसने खरीदा उस दूसरे पक्ष ने तीसरे पक्ष को, किसी और को ले जाके बेच दिया कि ये लीजिए आप, इसके बदले मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो यहां पर यही हो रहा है। अब इसमें देखिए ऐसे कानून में, इस तरह की व्यवस्था में एक संशोधन लेकर आया गया। संशोधन में कहा गया
कि एनबीएफसी की संख्या को बढ़ाने के लिए फैक्टरिंग को मुख्य व्यावसायिक मानदंड के दायरे से हटाया जाएगा। दोहरी वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए फैक्टरिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले प्लेटफॉर्म को प्रभार रजिस्टर की भी यहां पे अनुमति दी जाएगी। और साथ ही साथ यहां पे आरबीआई को विनियमन बनाने की यहां पर, अर्थात आरबीआई यहां पर इनके लिए विनियमन कैसे करना है, कानून दिशा निर्देशन भी बनाने के लिए आरबीआई को इसमें शक्ति दी गई। इसके अलावा असाइनमेंट फैक्टरिंग बिजनेस की परिभाषाओं को भी इसमें संशोधन किया गया है। तो यहां पर ये सारे प्रावधान किए गए हैं ताकि फैक्टरिंग व्यवसाय को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। आरबीआई को यहां पे कंट्रोल दिया गया है, परिभाषागत इसमें सुधार किए गए हैं और जो भी समस्या है उसे दूर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, फैक्टरिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2021। अगला टॉपिक, गैर बैंकों के लिए आरटीजीएस और एनईएफटी की भुगतान प्रणाली आरंभ हो गई है। ठीक है, आरटीजीएस एनईएफटी आप लोग भी यहां पे प्रयोग करते होंगे। तो यहां पे देखिए नया क्या है, इसमें चर्चा का विषय क्यों बना, क्योंकि इसके तहत गैर बैंकों को एक पृथक आईएफएससी आवंटित किया जाएगा और इसके माध्यम से, इस आईएफएससी के माध्यम से ये जो गैर बैंक हैं वो आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से भुगतान को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए आरबीआई की कोर बैंकिंग प्रणाली जिसे संचालित करने के लिए उनका एक अपना एक सिस्टम है, ई कुबेर हम जिसे कहते हैं। ई कुबेर में एक चालू खाता यहां पे खोला जाएगा ऐसे गैर बैंकों का, और इन्हें आरबीआई के साथ एक निपटान खाता भी बनाए रखना होगा कि जो भी लेन देन होगा वो आरबीआई के साथ यहां पे उसको संचालित करने के लिए उसके लिए निपटान खाता भी बनाना होगा। अगर इसके साथ साथ एनईएफटी जो होता है प्रणाली कैसी है, एनईएफटी में देखिए भुगतान प्रक्रिया क्या होता है, प्रत्येक 30 मिनट में जो भी आप यहां पे भुगतान करते हैं 30 मिनट में यहां पर उसको क्लियर आउट किया जाता है। और जबकि आरटीजीएस क्या है कि वास्तविक समय के में आधारित आपका भुगतान हो जाता है, आपने तुरंत भुगतान किया और तुरंत वहां पे आपको रिसीविंग के ऑप्शंस आ जाते हैं। यहां पर थोड़ा सा बस अंतर है, एनईएफटी जहां पे 30 मिनट में यहां पे प्रक्रियाओं को अपडेट करता है, वहीं आरटीजीएस होता है वो आपको तुरंत भुगतान करने की प्रक्रिया है। तो इसे किसे दिया गया है, इसको बस इतना ध्यान रखना है, गैर बैंकों को ये सुविधाएं दी गई हैं और गैर बैंकों को यहाँ पे जो सुविधाएं दी गई हैं उसके लिए उन्हें अपना एक आरबीआई के साथ निपटान खाता खोलना है और दूसरा वहां पे कोर बैंकिंग के तहत ई कुबेर में एक चालू खाता खोलना पड़ेगा। सुविधाएं कौन सी दी गई हैं, एनईएफटी और आरटीजीएस की। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक यहाँ पे हॉर्बिंजर 2021 परिवर्तन के लिए नवाचार। हॉर्बिंजर 2021 परिवर्तन के लिए नवाचार में देखिए क्या है, ये आरबीआई का पहला वैश्विक हैकाथॉन है। किसका है, आरबीआई का है, ये ध्यान रखिएगा आरबीआई का है। और इसमें मूल विषय क्या था इस हैकाथॉन का, तो इसमें स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स, सुविधा समाधान जैसे डिजिटल भुगतान को वंचित लोगों के लिए कैसे सुलभ बनाना है, भुगतान में आसानी और उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ावा देना, डिजिटल भुगतान सुरक्षा को मजबूत करना तथा ग्राहक की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आपको नए यहाँ पे तरीकों की खोज करने के लिए, ऐसे सिस्टम को डेवलप करने के लिए यहाँ पर इस हैकाथॉन को यहाँ पे आयोजित किया गया था आरबीआई के द्वारा, जिसका नाम है हॉर्बिंजर 2021। अगला टॉपिक है इसमें सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल एनएससी से यहाँ पे आपका अलग है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, देखिए बाकी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अच्छे से आप जानते होंगे, लेकिन इस स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक वित्तीय विनियमित निधियन प्लेटफॉर्म है और यह सामाजिक संगठनों, इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स, सूचीबद्ध संगठनों से बॉन्ड के रूप में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, हिस्सेदारी खरीद सकते हैं बॉन्ड के रूप में, और यह एक्सचेंज सेबी के अंतर्गत पृथक खंड के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो यहां पर काम सेबी के अंतर्गत करेगा क्योंकि सेबी सारा शेयर मार्केट की यहां पर देखरेख करता है, लेकिन इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत या एनएससी के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, इसे अलग से एक पृथक खंड के रूप में संचालित किया जाएगा। अब इसमें देखिए कहा गया है कि जो भी एनजीओ होंगे उन्हें पंजीकरण के पश्चात इक्विटी, जीरो कूपन बॉन्ड, म्यूचुअल फंड के माध्यम से वित्त जुटाने की यहां पर सुविधा भी प्राप्त होगी। इसके साथ साथ सोशल स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित करने के लिए सेबी, नाबार्ड, सिडबी और एक्स्ट्रा स्टॉक एक्सचेंज के साथ यहां पर सेबी मिलकर के टोटल 100 करोड़ की क्षमता निर्माण निधि को स्थापित करेगा, ताकि इस 100 करोड़ की क्षमता के साथ सोशल स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित किया जाएगा। और इसमें एसएससी से में धन जुटाने व सामाजिक उद्यमों के लिए सामाजिक लेखा परीक्षण अनिवार्य होगा।
अर्थात ऐसे संस्थाएं जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कोई पैसा यहां पर जुटा रही हैं, तो वहां पर ऐसी सभी संस्थाओं का सामाजिक लेखा परीक्षण होगा। वर्तमान समय में देखें तो यूके, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर जैसे देशों में सोशल स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत हैं। एक और एक्सचेंज यहां पर पढ़ते हैं, गोल्ड एक्सचेंज को। ठीक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज देख लिया, गोल्ड एक्सचेंज देखते हैं। देखिए, सेबी द्वारा रूपरेखा यहां पे प्रस्तुत की गई है गोल्ड एक्सचेंज की, और इसमें कहा गया है कि यह निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के रूप में प्रतिभूति प्रदान करेगा। कोई गोल्ड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई मान लीजिए गोल्ड में निवेश करना चाहता है, तो गोल्ड एक्सचेंज में अगर वो निवेश करता है तो वहां पे कोई सोना सेबी नहीं देने वाली है, वो सिर्फ आपको एक रिसीट दे देगी। ठीक है, क्या देगी? एक रिसीट देगी कि आपने सोने में यहां पर निवेश किया हुआ है, और यह स्वर्ण के कुशल व पारदर्शी मूल्य की खोज, निवेश और तरलता संबंधी आवश्यकता को यहां पे आश्वासन प्रदान करेगा। अर्थात जब भी आप यहां पे चाहेंगे तो आपको यहां पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। गोल्ड इसके माध्यम से वहां पे खोज भी नहीं होगी, जो गोल्ड का मूल्य होगा उसी के अनुरूप यहां पर आपके भुगतान, उसमें उतार चढ़ाव की स्थितियों के आधार पर ही आपको वहां पर निवेशक स्थितियों को संचालित किया जाएगा। तो इससे एक तरीके से जो गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें भी कमी आएगी, और इसकी मूल्य की, गोल्ड के मूल्य की स्थिरता को भी यहाँ पे संतुलित किया जा सकेगा, तरलता यहाँ बनाए रखी जा सकेगी, और इसे यहाँ पे बोला गया है गोल्ड एक्सचेंज। नेक्स्ट यहाँ पर व्यापार से जुड़ा हुआ, शेयर मार्केटिंग से जुड़ा हुआ एक और चीज यहाँ पे पढ़ते हैं, एल्गो ट्रेडिंग। ठीक है, क्या है एल्गो ट्रेडिंग? देखिए, सेबी अधिमान्य पहुंच और व्यवस्थित बाजार हेरफेर के मुद्दों के लिए एल्गो ट्रेडिंग दुरुपयोग के कारण इसको विनियमित करने जा रहा है। एल्गो ट्रेडिंग के माध्यम से हो क्या रहा है कि यहाँ पे बाजार में आपको काफी यहाँ पर किस तरीके से शेयर मार्केट में खरीद फरोख्त क्या करनी है, किसकी करनी है, उसको लेकर काफी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं, और इसी को विनियमित करने को लेकर, एल्गो ट्रेडिंग को विनियमित करने को लेकर सेबी यहाँ पे काम करने जा रहा है। अब इसके संबंध में मैं थोड़ा सा एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है, किस तरीके से करते हैं, वो यहाँ पे समझ लीजिए। एल्गो का मतलब होता है एल्गोरिदम आधारित ट्रेडिंग। अब एल्गोरिदम आधारित ट्रेडिंग जो होती है वो सारी की सारी आपको कंप्यूटर बेस्ड होती है, जिसमें होता क्या है कि यहाँ पे एल्गोरिदम ट्रेडिंग कंप्यूटर के माध्यम से ही शेयरों की खरीद और बिक्री होती है, और इसके तहत प्री प्रोग्राम्ड कंप्यूटर रणनीतियों तथा निर्धारित मानदंडों और निर्देशों के अनुसार यहाँ पर खरीद प्रक्रिया को संचालित इसमें किया जाता है, और इसमें आप हेरफेर करके किसी भी चीज़ों को चेंज आउट भी कर सकते हैं, और इसी कारण यहाँ पर कह सकते हैं हेरफेर की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, और इसी चीज़ को निर्धारित करने के लिए यहाँ पर सेबी काम करेगा। तो एल्गो ट्रेडिंग को ध्यान रखिएगा। एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, ऐसा बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ आपको एल्गो ट्रेडिंग को देख लिया। अब यहाँ पे आते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में एनएसई के द्वारा साइन बुलियन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया है। क्या है ये? यह गोल्ड बुलियन के लिए एनएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है, और यह पहला अवसर है जब गोल्ड डेरिवेटिव्स अनुबंधों के निपटान के क्रम में बुलियन बार एकीकरण डेटा फ्रेमवर्क प्रदान करेगा, और यह डेटा सुरक्षा, डेटा अखंडता और डेटा ट्रेसेबिलिटी को सुनिश्चित करेगा। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गोल्ड से रिलेटेड और उन प्रकार की गतिविधियों को, गोल्ड से रिलेटेड डेरिवेटिव्स को, यहाँ पे अनुबंधों को संतुलित बनाने के लिए, उनसे रिलेटेड समस्याओं के लिए को उनको उन पर कह सकते हैं उससे रिलेटेड डेटा को यहाँ पे संचयित करने के लिए, और किसी प्रकार के डेटा इत्यादि की चोरी ना हो उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए यहाँ पे जारी किया गया एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे सारा जो डेटा होगा वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको इंटरलिंक यहाँ पे रहेगा। तो इसे बोला गया है एनएसई साइन बुलियन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। तो ध्यान रखिए किससे रिलेटेड है, गोल्ड बुलियन से, और इसके माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, डेटा सुरक्षा, डेटा अखंडता और डेटा ट्रेसेबिलिटी। अगला टॉपिक है गुआरएक्स। गुआरएक्स क्या है? एक मूल्य आधारित सूचकांक है, और यह ग्वार सीड या ग्वार गम रिफाइंड स्प्लिट के वायदा अनुबंधों में मूल्य संबंधी गतिविधियों को यहां पर वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक करेगा। तो ग्वारएक्स किससे रिलेटेड है? ग्वार सीड से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड यहां पे वायदा अनुबंध जो कि फ्यूचर के आधार पे आपको मार्केटिंग की जाती है, कि आज कोई यहां पे अनुबंध कर लिया गया और अनुबंध किया गया फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में आपसे ये सारी चीज खरीदूंगा। ठीक है, तो वहां पर ऐसे सभी कह सकते हैं कि अनुबंधों के मूल्य संबंधी गतिविधियों को लेकर यहाँ पे ट्रैकिंग की एक व्यवस्था है, और कृषि वस्तुओं के बास्केट में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक है। इसके अलावा भारत में देखा जाए तो NCDEX भारत में प्रमुख कृषि कमोडिटी एक्सचेंज है। ध्यान रखिएगा कौन सा है?
NCDEX। ये भारत का एक प्रमुख कृषि कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट है। अगली यहां पर एक स्कीम को पढ़ लेते हैं जिसका नाम है अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। क्या है ये? व्यापार करने वाले दो भागीदार देशों के मध्य FTA से पूर्ण किए जाने वाला एक अनुबंध। भारत सरकार के द्वारा ऐसे देशों के साथ यहाँ पे ये सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है जिनके साथ वो यहाँ पे FTA नहीं करता है। ठीक है, भारत देखा जाए तो काफी सारे देशों के साथ यहाँ पर FTA साइन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे अर्ली हार्वेस्ट स्कीम जो होती है उन्हें FTA को लागू करने से पहले ही प्रशुल्क उदारीकरण के लिए कुछ उत्पादों की पहचान करने में मदद यहाँ पर करते हैं। और जब यहाँ पर एक बार वो सारी चीज़ों की पहचान हो जाती है, व्यापार उसके माध्यम से करना शुरू करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो इन फ्यूचर वो इन सारी चीज़ों को हम FTA के रूप में भी परिवर्तित करते हैं। तो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम आप कह सकते हैं FTA की जगह पर काम करने वाली एक प्रक्रिया है, एक अनुबंध है, एक यहाँ पे समझौता है। भारत ने ऐसा ही एक यहाँ पे सिस्टम किया था भारत और थाईलैंड में 2003 में, और हाल ही में भारत ने यहाँ पर कुछ देशों के साथ इसे अर्ली हार्वेस्ट स्कीम को यहाँ पे लागू करने के बारे में यहाँ पे चर्चा की है, जिसके कारण ये चर्चा का विषय बना है। चलिए अगला यहाँ पे है आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण। आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण देखिए, तो इसकी यहाँ पर कह सकते हैं कि तीसरी एक वार्षिक रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई है, जिसमें कहा गया कि बेरोजगारी जो दर है वो कम होकर 4.8% रह गई है 2019-20 के दौरान। ठीक है, कितनी रह गई बेरोजगारी दर? 4.8%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इस रिपोर्ट को अर्थात जो डेटा है वो जारी किया गया है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का। इसमें वार्षिक आधार पर ग्रामीण व शहरी संकेतकों का अनुमान भी लगाया गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, डेटा कौन जारी करता है, रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस डेटा यहाँ पर किसके बारे में ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें वार्षिक आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों के सामान्य स्थिति और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दोनों के आधार पर यहाँ पे आपको डेटा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि 15 से 29 आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 15% है। 15 से 29 आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 15% है, और इसी आयु वर्ग में शहरी और महिला, ठीक है, शहरी और महिला बेरोजगारी दर यहाँ पे क्रमशः 18.2 और 24.9% यहाँ पर है। अर्थात पुरुषों को 18.2 है और महिलाओं में 24.9% यहाँ पे बेरोजगारी है। साथ ही साथ श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है 2018-19 में 35.3% थी, जो बढ़ करके हो गई है 38.2%। कृषि में संलग्न कार्यबल जो है 2018-19 में 42.5% था, जो बढ़कर हो गया है 2019-20 में 45.6%। इसी तरह महिला श्रम बल भागीदारी जो है वो 5.5% की तीव्र वृद्धि से, अर्थात 5.5% की तीव्र वृद्धि हुई है महिला श्रम बल भागीदारी में। इसके अलावा लॉकडाउन जो प्रभाव यहां पर भी बता दिया गया है कि अप्रैल जून में यहां पर 2020 में देखा जाए तो पुरुष और महिला श्रम बल भागीदार क्रमशः 55.5 और 5.5 था, जबकि जनवरी और मार्च में देखा जाए तो यही 56.7 और 17.3% था। तो जो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के कारण यहाँ पे श्रम बल में यहाँ पे गिरावट आपको दर्ज की गई, जो महिला और पुरुषों दोनों में दर्ज की गई है। तो जितना भी श्रम बल रिलेटेड यहाँ पे डेटा था वो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। अगला है यहाँ पे 6 प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म। 6 नए यहाँ पे प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म यहाँ पे जारी किए गए, जिसके माध्यम से प्रौद्योगिकी को बेहतर करने के लिए यहाँ पर इन्हें लेकर आया गया है। भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्रालय के द्वारा इन्हें यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है यहाँ पे दृष्टि। इसे जारी किया है, बनाया है MIT बेंगलुरु के द्वारा, और इसका काम होगा मशीन उपकरण के क्षेत्र में यहाँ पे काम करेगा। दूसरा है प्रौद्योगिकी नवाचार मंच। इस ऐप को बनाया है भारतीय विज्ञान संस्थान व HMT द्वारा, और इसका क्षेत्र है आयात को कम करना। तीसरा है संरचना व डिजिटल रूप से सक्षम प्लेटफॉर्म। ये भेल के द्वारा यहाँ पे विकसित किया गया, और ये नवीकरणीय ऊर्जा और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करेगा। इसके अलावा एक और है यहाँ पे काइट। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा विकसित किया गया, और इसका ये आभासी वास्तविकता, स्वचालन, उन्नत विनिर्माण, रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में काम करेगा।
एस्पायर जो है इसे आईसीएटी संस्थान के द्वारा बनाया गया है और ये ऑटोमोटिव तकनीक में काम करेगा, जबकि टेक्नोबुस जो है ARAI संस्थान के द्वारा बनाया गया जो सतत गतिशीलता पर काम करेगा। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, मिलान करने को लेकर कई बार आता है कि प्लेटफॉर्म है किस क्षेत्र में काम करेगा। एक तरफ यहाँ पे इनके नाम दे दिए गए, दूसरी तरफ मिलान करने का क्षेत्र या किसके द्वारा यहाँ पे विकसित किया गया, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे है संभव। संभव देखिए MSME के द्वारा आयोजित जागरूकता एक कार्यक्रम है। इसमें 1 महीने की अवधि में 130 कार्यालयों के द्वारा कॉलेज व प्रशिक्षण संस्थाओं के छात्रों को उद्यमिता के लिए यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाएगा। कौन सी योजना है? संभव है। अगला है यहाँ पे ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल देखिए श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा स्थापित डेटाबेस असंगठित कामगारों का। तो असंगठित कामगारों का एक डेटाबेस है जो कि ई श्रम पोर्टल पे यहां पर मिलेगा, जिसमें सभी पंजीकृत कामगारों को एक सार्वभौमिक संख्या खाता संख्या यहां पर दी जाएगी और इसके आधार पर उन्हें एक ई श्रम कार्ड भी जारी किया जाएगा। ठीक है, इसी खाता संख्या के नाम से। इसके माध्यम से यहाँ पे मृत्यु और अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में इन्हें 2 लाख के यहाँ पे मुआवजे का प्रावधान मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के कामगारों की पहचान करने और उन तक पहुंचने, संकट के समय में उन्हें सहायता प्रदान करने और अधिकारियों के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में यहाँ पर ई श्रम पोर्टल और ये जो कार्ड यहाँ पे जारी किएंगे, वहां पर उसके माध्यम से हम असंगठित क्षेत्र के लोगों की या कामगारों की यहाँ पर मदद कर पाएंगे। अगला यहाँ पे है चिप्स टू स्टार्टअप। क्या है चिप्स टू स्टार्टअप? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन यह एक कार्यक्रम है जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन के क्षेत्र में लगभग 85,000 योग्य और गुणवत्ता वाले उच्च इंजीनियरिंग को यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर इस परियोजना को हम लागू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़े स्तर पे हमें कह सकते हैं कि इंजीनियर्स को यहाँ पर ट्रेन करना और उनका अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर किस तरीके से उनकी सुविधाएं प्राप्त करना, सर्विसेज प्राप्त करना और इन क्षेत्रों को यहाँ पर बेहतर बनाने के लिए चिप्स टू स्टार्टअप यहाँ पर विकसित किया गया है। और इसमें देखा जाए तो पर्यावरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है और 85,000 यहाँ पर योग्य उच्च इंजीनियरों को तैयार करना है। अगला है भारत में कृषि ऋणग्रस्तता को लेकर देखिए डेटा यहां पे जारी किया गया है। इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार 2013 से 2018 में के मध्य कृषि से जुड़े प्रत्येक परिवार का औसत बकाया ऋण 57.7% है। कितना है? 57.7% यहां पर बताया गया कि ऋण बकाया है किसान परिवारों का, प्रत्येक किसान परिवारों का। और इसमें अगर हम देखें तो सर्वेक्षण बताता है कि यहां पर सर्वेक्षण का जो शीर्षक रहा है ग्रामीण भारत कृषि से जुड़े परिवारों और परिवारों की भूमि जोत की स्थिति का आकलन 2019 के नाम से इस रिपोर्ट को जारी किया गया। साथ ही इसमें बताया गया कि आंध्र प्रदेश में प्रति कृषक परिवार ऋण बकाया औसत सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा यहां पर जो कह सकते हैं कि ऋण बकाया है किसान परिवारों का, वो किस राज्य के हैं? आंध्र प्रदेश राज्य के हैं, जहां पे बताया गया है राशि के अनुसार 2.4 लाख, जबकि यहां पे जो इस राज्य में ऋणग्रस्तता परिवारों की उच्चतम यहां पे अनुपात है। अनुपात कितना है यहां पे? 93.2% जो है आपका ऋणग्रस्तता अनुपात है आंध्र प्रदेश के किसान परिवारों का। दूसरे स्थान पे इसमें है तेलंगाना जहां पे 91.7% है और तीसरे स्थान पे केरल है जहां पे 69.9% आपकी यहां पे ऋणग्रस्तता अनुपात बताई गई है। साथ ही बढ़ती ऋणग्रस्तता के कारण भी बताया गया है कि किसानों को ऐसी स्थितियों का सामना यहां पे करना क्यों पड़ रहा है। तो इसमें कहा गया है कि कृषि उत्पादकता, आय में अपर्याप्त यहां पर वृद्धि, जोखिम से बचाने के लिए निम्न स्तरीय तंत्र, अनौपचारिक ऋणों की यहां पर उच्च लागत, पैतृक ऋण चक्र और कृषि ऋण माफी जैसी समस्याओं को लेकर देखा जाए तो ये समस्याएं लगातार आपको बढ़ी हैं। एक और टॉपिक है इसमें उर्वरक सब्सिडी को लेकर के। सरकार के द्वारा देखिए डाई अमोनियम फास्फेट जिसे हम कहते हैं डीएपी के यहां पर देखिए सब्सिडी यहां पे जारी की गई है 500 रुपए। इससे पहले 500 रुपए प्रति बोरी यहां पर डीएपी के लिए आपको सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती थी 500 रुपए प्रति बोरी, जिसे बढ़ाकर कर दिया गया है 1200 रुपए प्रति बोरी। ठीक है, तो डीएपी उर्वरक के लिए 1200 रुपए प्रति बोरी की यहां पे अब सब्सिडी दी जाएगी और इसके कारण सरकार पर 14,755
55 करोड़ रुपए का अतिरिक्त यहां पर भार आएगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो भारत यहां पे उर्वरक उत्पादन के दृष्टिकोण से कुछ डेटा यहां पे आपको ध्यान रखना है। भारत जो है उर्वरक उत्पादन में विश्व का तीसरा सबसे अधिक उपभोग करने वाला देश और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग भारत का यहां पर उर्वरक के इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग भारत है। इसके अलावा फॉस्फेटिक व पोटास उर्वरक को हम दो श्रेणियों में यहां पर देखते हैं। एक है नाइट्रोजन उर्वरक है और दूसरा यहां पे फॉस्फेटिक व पोटास यहां पे उर्वरक के अंतर्गत हम इसे देखते हैं। 2021 से 26 तक की अवधि में भारतीय उर्वरक बाजार की चक्रवृद्धि वृद्धि अनुमानित की गई है कि 11.9% की दर से यहां पर आपको देखा जाए तो भारतीय उर्वरक बाजार यहां पे ग्रोथ करेगा इन फ्यूचर के लिहाज से। चलिए, तो हमने यहां पे फिनिश कर लिया। भारत सरकार के द्वारा यहां पे काफी सारे चीजों को लेकर, टॉपिक्स को लेकर, स्टॉक एक्सचेंजों को लेकर, प्रावधानों को लेकर, और इसके अलावा देखा जाए तो बेरोजगारी से रिलेटेड डेटा भी हमने देख लिया और उर्वरक रिलेटेड ऋणग्रस्तता, ई-श्रम पोर्टल और बाकी सारी चीजें। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड कुछ और चीजों के बारे में, इन डिटेल्ड वे में कौन कौन सी चीजें यहाँ पे चर्चा का विषय रही हैं, तो ध्यान से यहाँ पे सुनते चलना है। अभी यहाँ पे आधा पड़ाव हमारा क्लियर हो गया है, आधी यहाँ पर और बाकी है। जितनी न्यूज मिल गई है, डेटा यहाँ पर नोट करते चल रहे हैं कि नहीं, सारा पॉइंट यहाँ पर नोट करते चलिएगा, ठीक है। जितने हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, आई थिंक अब तक आपके पास ऐसी 30-35 न्यूज़ आ गई होंगी जिनके बारे में आगे चल के आपको यहाँ पर इस टॉपिक के खत्म होने के बाद इसका 1-2 बार रिवीजन करना है। उसके बाद साथ ही साथ क्या करना है, इन टॉपिक्स को अपना रिवीजन करना है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने, उनसे रिलेटेड जो जानकारी है वो वहाँ पे पढ़ लेनी है। लेकिन उससे पहले इसे फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि एक काम खत्म करोगे तभी दूसरे की ओर बढ़ पाएंगे। तो चलिए आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पे, ठीक है। 50% कंप्लीट हो गया है, अब आते हैं 51 से 75% के डेटा को क्लियर कर लेते हैं। तो तीसरे चरण में सबसे पहला है यहाँ पे खरीफ सीजन 2021। अब इसमें देखिए कुछ फसलों को लेकर हम डेटा को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले दलहन को लेकर। दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए रणनीति यहां पर बनाई गई है, जिसके तहत तूर, मूंग और उड़द की फसली क्षेत्र का यहां पर विस्तार करना और इनके उत्पादकता में वृद्धि लाने की योजना है। इसके तहत कहा गया है कि हम अंतर फसली और एकल फसली बुआई के लिए उच्च किस्म के बीज निःशुल्क यहां पर वितरित करेंगे और ऐसे 20 लाख बीज को यहां पर वितरित करने का प्रावधान इसमें किया जाएगा। साथ ही इसके लिए 20,000 करोड़ की इसके लिए लागत आने वाली है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत के जो प्रमुख राज्य हैं दलहन उत्पादन में, उसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जो हैं, ये शीर्ष दलहन उत्पादन राज्य हैं। इसको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कृषिगत उत्पादों को लेकर कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इस फसल के उत्पादन को कौन सा राज्य पहला है, दूसरा, तीसरा, तो ये ध्यान रखना है। दलहन में आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक शीर्ष आपके दलहन राज्य हैं। इसके अतिरिक्त दलहन जो है खाद्यान्न फसलों के क्षेत्र का 20% क्षेत्र पर यहां पर दलहन की बुआई होती है। भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कितना है यहाँ पे? 24% है। सबसे बड़ा उपभोक्ता है 27% के साथ और सबसे बड़ा आयातक है 14% के साथ। ध्यान रखिएगा, भारत तीनों ही मामले में, दलहन मामले में सबसे पहले आता है, उपभोक्ता के स्तर पर भी, उत्पादन के स्तर पर भी और आयातक के स्तर पर भी। इसके अलावा आइसोपाम योजना के तहत यहां पे दलहन उत्पादन को ऑलरेडी यहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अगली योजना है यहां पे बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा 12 बागवानी क्लस्टरों को 11 राज्यों और यूटी के 10 लाख किसानों को इस योजना में शामिल किया गया है। टोटल यहां पे देखिए 12 बागवानी क्लस्टर हैं जो कि 11 राज्यों और यूटी में फैले हुए हैं और इन 11 राज्यों के यूटी और राज्यों यूटी में यहां पे ऐसे 10 लाख किसान इसके तहत यहां पे शामिल किए गए हैं। अब भारतीय बागवानी क्लस्टरों को प्रतिस्पर्धी बनाना है। बागवानी में देखा जाए तो फल, सब्जी, मसाले, सजावटी फूल, औषधि, सुगंधित यहाँ पे पादप इत्यादि यहां पर आपको आते हैं। सबसे बड़ा बागवानी उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है 12.6% के साथ, पश्चिम बंगाल 10.4% के साथ दूसरे स्थान पे है और मध्य प्रदेश 8.5% के साथ इसमें तीसरे नंबर पे आता है। इसके अलावा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 2021-22 के लिए 2250 करोड़ रुपए यहां पे आवंटित किए गए हैं ताकि बागवानी यहां पर आपको विकसित की जा सके पूरे भारत में। अगला है यहां पे कपास की कृषि को लेकर भी डेटा यहां पर है। क्यों रही है चर्चा में कपास की कृषि? तो कॉटन 2040 इनिशिएटिव यहां पर एक रिपोर्ट आई है।
कौन सी? कॉटन 2040 इनिशिएटिव। इसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक कपास का 1/3 जो क्षेत्र है, अर्थात 1/3 जो क्षेत्र है वो उच्च जोखिम के प्रति सुभेद्य स्तर पर चला जाएगा और अधिक ऊष्मीय दबाव का इसे सामना करना पड़ेगा। जल की उपलब्धता में कमी आ जाएगी, श्रम उत्पादकता में गिरावट वाले दिनों में वृद्धि होगी, बहुआयामी निर्धनता बढ़ेगी, कार्य में महिला की भागीदारी भी जो होगी वो अल्प हो जाएगी। देखा जाए तो कपास की फसल के लिए मूलतः आपको किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए, किस तरह की मिट्टी चाहिए? तो कपास देखिए खरीफ फसल है, काली मिट्टी इसके लिए चाहिए होती है, 20 से 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 15 से 110 सेंटीमीटर की यहां पे वर्षा और न्यूनतम 180 पाला रहित दिन की यहां पर इन्हें आवश्यकता होती है। भारत में सबसे ज्यादा जो कपास उगाया जाता है वो मध्य क्षेत्र में, जिसमें हम गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को रखते हैं, जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन का करीब 54.6% भाग का यहां पे उत्पादन करते हैं। अगला इसमें राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन या ऑयल पाम, क्या है ये? तो नई केंद्र प्रायोजित एक योजना है जो 2025-26 तक पाम ऑयल की कृषि के लिए निर्धारित क्षेत्र में अतिरिक्त 6.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि करना है। कितना? 6.5 लाख की यहां पर इस योजना के तहत वृद्धि करनी है ऑयल पाम के लिए और 10 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। टोटल यहां पे 10 लाख हेक्टेयर तक के क्षेत्र में ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देना है। फिलहाल यहां पे 6.5 लाख का टारगेट किया गया है। देखा जाए तो पाम ऑयल की विशेषता क्या है? तो पाम ऑयल ट्रांस फैटी एसिड के बिना विटामिन ए और ई की मात्रा यहां पर भरपूर होती है इसमें, और खाद्य उत्पादों औद्योगिक अनुप्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके उत्पादन के लिए पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार को यहां पर ध्यान दिया जाएगा और इस योजना का जो सनसेट क्लॉज है, अर्थात कि इस योजना को फाइनली जो यहाँ पे समाप्त करना है, या फिर हम कह सकते हैं इस योजना की सहायता जहां पर हमें बंद करनी है, सब्सिडी इत्यादि जो भी अन्य चीजें हैं, वो सनसेट क्लॉज है आपका 1 नवंबर 2037। रोपण के लिए किसानों को 29,000 प्रति हेक्टेयर की यहां पर सहायता दी जाएगी और भारत की वार्षिक मांग यहां पर जो पाम ऑयल की है वो 2.5 करोड़ टन है। इसमें से 1.3 करोड़ जो टन है वो भारत आयात करता है। तो ये आयात जो है वो खत्म करना है उसके लिए, और साथ ही साथ यहाँ निर्यात को बढ़ावा देना है। इसके लिए हम यहाँ पे लगातार पाम ऑयल की कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। अगला यहाँ पे जूट उद्योग। जूट उद्योग देखिए CCEA ने यहाँ पे इस वर्ष पैकेजिंग के तहत 100% खाद्यान्न और 20% चीनी अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैकिंग को लेकर यहाँ पे नियम, कायदे, कानून या दिशा निर्देश यहाँ पे जारी कर दिए हैं और यह कार्यवाही जूट पैकेजिंग सामग्री वस्तु पैकेजिंग अनिवार्य प्रयोग अधिनियम 1987 के तहत यहां पर की गई है। देखा जाए तो जूट जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है और इसके कारण यहां पे घरेलू उत्पादन के हितों की भी इसके कारण रक्षा होगी। जो जूट व्यापारी हैं, जूट यहां पे किसान हैं, उनको भी इसका फायदा होगा जब मांग बढ़ेगी तो, और 40 लाख यहां पे जूट किसानों का यहां पर इसका फायदा होगा। जूट के लिए देखिए जलोढ़ मिट्टी चाहिए, अत्यधिक वर्षा चाहिए, 20 से 40 डिग्री का तापमान चाहिए, उष्ण और उच्च आर्द्र जलवायु चाहिए और भारत यहां पर सबसे बड़ा यहां पे जूट उत्पादक देश है। अगला टॉपिक है सरकरा से रिलेटेड, चीनी से रिलेटेड। सरकरा विकास निधि नियम 1983। क्या है सरकरा विकास निधि नियम 1983? तो देखिए इसमें कहा गया है, इसमें नए दिशा निर्देश यहां पे जारी किए गए हैं। नए दिशा निर्देश किससे रिलेटेड हैं? तो पुनर्संरचना है, तो यहां पर आवेदन को यहां पे बढ़ावा देने की बात की गई है, जिसके माध्यम से ऐसी चीनी मिले जिन्हें 3 वर्ष से लगातार यहां पर घाटा हो रहा है, उन्हें यहां पर वार्षिक नगद घाटे की स्थिति में चीनी मिलों को यहां पर निवल मूल्य नकारात्मकता अगर स्थिति है तो उन्हें 2 साल से यहां पर कह सकते हैं कि जो भी मिले यहां पर लगातार घाटे की स्थिति में है उन्हें 2 साल शुल्क से छूट दी जाएगी और 5 साल तक ऋण चुकाने की सुविधा यहां पर दी जाएगी और अतिरिक्त ब्याज से भी पूरी तरीके से छूट दी जाएगी। तो यहां पर सरकरा विकास निधि नियम 1983 के तहत चीनी मिलों के ऋण या ब्याज ऋणों को यहां पे पुनर्संरचित किया जाएगा और जो भी लगातार आपको घाटे में जा रही हैं उनको 2 साल शुल्क से छूट, 5 साल तक अगले ऋण चुकाने की स्थिति और ब्याज यहां पर माफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट योजना है वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना।
अंडमान निकोबार में 14,491 हेक्टेयर भूमि को इस योजना के तहत जैविक रूप से प्रमाणित किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे जैविक कृषि के रूप में यहाँ पर इन्हें विकसित करने की बात की जा रही है। और जैविक कृषि देखा जाए तो एक तरीके की परंपरागत कृषि है, और वर्तमान में देखा जाए तो इसके लिए वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण किसी क्षेत्र के प्रत्येक गांव को एक क्लस्टर या संयुक्त रूप से यहाँ पे माना जाएगा। पूरे के पूरे गांव को इसके अंतर्गत हम ले लेते हैं, और इसमें सभी किसानों, खेती की भूमि, मवेशियों, सभी को सामूहिक रूप से, सभी को यहाँ पे सामूहिक रूप से प्रमाणित करते हैं, और उसके बाद वार्षिक आधार पर इनके प्रमाणन का नवीनीकरण किया जाता है। तो पूरे के पूरे इस तरीके से आप कह सकते हैं अंडमान निकोबार के क्षेत्र में ऐसे ही 14,491 हेक्टेयर भूमि को यहाँ पर इस योजना के तहत, यहाँ पर वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण योजना के तहत लाया गया है। अगला है शून्य बजट प्राकृतिक खेती। ये क्या है? तो ICAR की समिति ने बताया है कि इसे अपनाने से फसलों के उत्पादन पर व्यापक यहाँ पर कमी आने वाली है और खाद्य सुरक्षा पर इसका नकारात्मक भी प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा इसलिए होगा कि देखिए ये एक रसायन मुक्त कृषि होती है, शून्य बजट प्राकृतिक खेती, और इसके कारण यहाँ पे प्रति हेक्टेयर उत्पादन में गिरावट आएगी, खाद्यान्न उत्पादन में कमी होगी और खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होगी। देखा जाए तो ये एक परंपरागत कृषि पद्धति है, और शून्य बजट का आशय बिना ऋण न किसी इनपुट के खरीदारी के यहाँ पे व्यय करना, अर्थात किसी भी तरीके का व्यय नहीं करना है और फसल का उत्पादन करना है। और इसके लिए हम यहाँ पे पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देते हैं, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि जैसी चीज़ों से दूर रहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ बीज इत्यादि भी नहीं खरीदते हैं। शून्य बजट यहाँ पर इस तरीके से आपको महाराष्ट्र के सुभाष पालेकर ने 1990 के दशक में हरित क्रांति के विकल्प के रूप में इसे विकसित किया था। चलिए, तो कृषि के साथ साथ आप पशुपालन और यहाँ पे अन्य उद्योगों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? पहले भारत में पशुधन क्षेत्रक की यहाँ पे बात कर लेते हैं। भारत का पशुधन क्षेत्रक देखिए, हाल ही में यहाँ पे संसदीय स्थायी समिति ने इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के डिस्कस किया है कि घरेलू पशुधन की निम्न उत्पादकता, अपर्याप्त पशु चिकित्सा अवसंरचना, निम्न गुणवत्ता, टीकों व टीकाकरण का अभाव, पोषक चारे की कमी, भारत में सिर्फ 5% क्षेत्र पर ही चारे का उत्पादन किया जा रहा है, पशु चिकित्सा सेवाओं में समावेशिता का अभाव है, बाजार तक यहाँ पे पहुँच संभव नहीं हो पा रही है, और साथ ही साथ उभरती हुई बाजार शक्तियों की यहाँ पे समस्याओं के कारण आपको पशुधन क्षेत्र में काफ़ी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही। पशुओं को भी ऐसी कई सारे रोगों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कुछ का नाम आपने सुना होगा, जैसे खुरपका, मुंहपका, क्लासिकल स्वाइन फीवर, एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे पशुधन जो देश है वो भारत है, जहाँ कुल भैंसों की आबादी में भारत प्रथम है, कुल बकरियों की आबादी में भारत दूसरे स्थान पर है, कुल भेड़ों की आबादी में भारत तीसरे स्थान पे है, कुक्कुट के क्षेत्र में यहाँ पे दूसरे पे है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो भारत दूसरा सबसे बड़ा कुक्कुट बाजार भी यहाँ पर भारत में है। तो ये हो गया आपका पशुधन क्षेत्र से रिलेटेड डेटा, जानकारी, समस्याएं जो हैं उनके बारे में हमने देख लिया। अगला टॉपिक है मत्स्य क्षेत्र से। भारत में मत्स्य पालन को लेकर क्या डेटा है? सरकार के द्वारा 2024-25 तक 1 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। किसमें? मत्स्य क्षेत्र के लिए। और इसमें कहा गया है कि विश्व का तीसरा भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है मत्स्य क्षेत्र में, और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि वाला देश भी है। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत का योगदान 7.7% है, और मत्स्य उत्पाद निर्यात में भारत का चौथा स्थान है। इसी तरीके से मत्स्य की राज्य सूची यहां पर मत्स्य की जो है वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से रिलेटेड है, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 5 वर्षों तक यहां पर 20,500 करोड़ रुपए इस मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हम खर्च करने वाले हैं। चलिए, तो मत्स्य पालन देख लिया, पशुपालन क्षेत्र देख लिया। अगला यहाँ पे है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में। क्या है ये? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध एक प्रोत्साहन योजना, यहाँ पे एक ऑनलाइन पोर्टल के तहत यहाँ पे 10,900 करोड़ योजना यहाँ पे लेकर आया जाएगा। इस योजना में 6 वर्ष में 2021-22 से लेकर 2026-27 तक 4 घटकों के तहत
जैसे कि मोटा अनाज आधारित उत्पाद, प्रसंस्कृत फल, सब्जियां, समुद्री उत्पाद और मोज़रेला चीज़ के विनिर्माण को यहाँ पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन उत्पादों की विदेशी ब्रांडिंग और विपणन हेतु यहाँ पे कार्य किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि अंडे, कुक्कुट, मांस, अंडा आधारित लघु व मध्यम उद्योग, जैविक उत्पाद इत्यादि को यहाँ पर ब्रांडिंग करके विदेशों में यहाँ पर बेहतर ब्रांडिंग करके इनको बाजार यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये है आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जिसके तहत यहाँ पे इस नई योजना के तहत इसमें 4 क्षेत्रों में शामिल करके यहाँ पर इनके बाजार को विकसित करना है। इसके अलावा भारत का कृषि निर्यात को लेकर हाल ही में डेटा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि कृषि निर्यात जो है भारत को $50 बिलियन को यहाँ पे प्राप्त कर गया है। और चावल जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 21.1% है, समुद्री उत्पाद का योगदान इसमें 14.3% है, मसाले 9.5% है, चीनी 6.7%, चाय और कॉफ़ी का योगदान इसमें 3.5% है। देखा जाए तो गेहूं के निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई और भारत की कृषि निर्यात बास्केट विश्व व्यापार में हिस्सेदारी जो है वो 2.5% है। अगला टॉपिक है इसमें एग्री स्टैक। क्या है एग्री स्टैक? प्रौद्योगिकी और डिजिटल डेटाबेस समग्र, जिसका उद्देश्य किसानों व कृषि क्षेत्र पर यहाँ पे ध्यान देने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर किसान स्टैक, फार्म स्टैक, फसल स्टैक का एक एकीकृत स्वरूप है। अर्थात कहने का मतलब किसान, फसल और फार्म से रिलेटेड आपका सभी जो डेटा है वो इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर उपलब्ध होगा। इस डेटा को राज्य सरकार के विभागों के भूमि पंजीकरण के लिए, भू संपत्ति मानचित्रों के लिए, उपग्रह चित्रों से परस्पर जोड़ा जाएगा। साथ ही सरकारी योजनाओं का जो लाभ है उसे किसानों को सीधे इसके माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। कृषि विभाग, सहकारिता एवं किसान कल्याण ने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ उनकी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के साथ एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस निर्मित करने के लिए एग्रीगेट यहाँ पर आपको विकसित किया, अर्थात इसके माध्यम से इनके साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पर इसे विकसित किया गया है। लेकिन एग्री स्टैक की कुछ चिंताएं हैं कि जो डेटा यहाँ पे आप संकलित कर रहे हैं उस डेटा को सुरक्षित रखना होगा। तो यहाँ पे कहा गया कि डेटा की सुरक्षा, वित्तीय शोषण और बहिष्कार का जोखिम, डिजिटल सुलभता, ये सारी चीज़ों को आपको सुलभ बनाना होगा। डेटा को सुरक्षा रखना होगा, लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिलनी चाहिए उस डेटा के माध्यम से। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता तो इस योजना का भी कोई लाभ यहाँ पे नहीं होगा। अगला इसमें है ट्रेंच फार्मिंग। ट्रेंच फार्मिंग के बारे में आपने सुना है, क्या है ट्रेंच फार्मिंग? चलिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा ट्रेंच फार्मिंग क्या है। भारतीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे लद्दाख में जड़ी बूटियों को उगाने के लिए, सब्जियों के लिए ट्रेंच फार्मिंग को यहाँ पे सुझाव दिया है। अब ट्रेंच फार्मिंग में करते क्या हैं, तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सुना होगा, जिसमें क्या करते हैं एक सीढ़ीदार खेतों इत्यादि में या फिर हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर किसी खुले हुए क्षेत्र में अत्यधिक कहते हैं कि सर्दियों में पत्तेदार और हरी सब्जियों को उगाने के लिए हम मृदा और सौर ताप का यहाँ पर इसके लिए उपयोग करते हैं। इसमें 200 माइक्रोन की पॉलीथीन चादरों का हम उपयोग करते हैं, जो कि पोर्टेबल होती हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाई जा सकती हैं और स्थानीय मांग को इसके कारण हम यहाँ पे पूरी कर सकते हैं। सब्जियों और फूलों की यहाँ पर व्यावसायिक खेती को इससे बढ़ावा दे सकते हैं और आयात में भी यहाँ पर इनके, अगर हम भारत में ऐसे क्षेत्रों में आयात यहाँ पर या सब्जियों को उगाना शुरू करते हैं जहाँ नहीं होती है, तो वहाँ पर हम इसके कारण जो आयात की स्थितियाँ उसे भी समाप्त कर पाएंगे। तो एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट की जैसी पद्धतियाँ हैं। ऊंचे स्थानों में, ठंडे क्षेत्रों में यहाँ पे तापमान, पन्नी इत्यादि का प्रयोग करके 200 यहाँ पे माइक्रोथॉन एक तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट को डेवलप करना और उसमें यहाँ पर आपको हरी पत्तेदार सब्जियों को उगाना है। अगला यहाँ पे है परिवहन व विपणन सहायता योजना। क्या है ये? तो कृषि एवं डेयरी उत्पाद उच्चतर माल भाड़ा लागत हानि को यहाँ पे कम करने के लिए सहायता प्रदान करने को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय माल भाड़ा आयात स्थिति को विकसित करना है। तो जो भी आयात हम बाहर से करते हैं, आयात करने के कारण उसका अगर माल भाड़ा बहुत ज़्यादा है, अर्थात वहाँ पर ढुलाई की लागत बहुत ज़्यादा है, तो उत्पाद काफ़ी महंगे हो जाते हैं। ऐसे उत्पादों को यहाँ पर महंगाई को कम करने को लेकर सरकार यहाँ पर इन्हें परिवहन व विपणन के लिए यहाँ पे सहायता करेगी। जो भी लागत आएगी वहाँ पे कुछ योगदान यहाँ पे सरकार के द्वारा किया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक इसका विस्तार करके समुद्री मार्ग से किए जाने निर्यात के 50% और हवाई मार्ग से किए जाने वाले निर्यात में यहाँ पे 100% की यहाँ पर आपको वृद्धि कर दी जाएगी।
अगली योजना है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021। एक और कानून यहाँ पर, ठीक है, तो एक और कानून के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं और हमारा यहाँ पे 75% यहाँ पे टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट स्टेज में हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो बस कंसंट्रेशन बना के रखना है। कहीं कहीं अगर समझ में, देखिए होता है कि अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है बहुत ज़्यादा डेटा हो रहा है, थोड़ा सा पॉज करो, 5 मिनट टहलो और वापस से शुरू करना है। लेकिन यहाँ पर एक बार में इसे फिनिश करना ज़रूर है। फर्स्ट टाइम एक बार में फिनिश कर लोगे तो सेकेंड टाइम में आप यहाँ पर चीज़ों को बस से रिमाइंड के लिए आप बार बार इसको सुनना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला जो वीडियो है क्या कहता है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है। देखिए इसमें कहा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान के द्वारा भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान और तमिलनाडु की राष्ट्रीय महत्व को संस्थान को यहाँ पर देखिए 2 संस्थानों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्थान घोषित किया गया है। कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर देखिए एक है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान आपका, जो कि हरियाणा में स्थित है, और दूसरा है भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि तमिलनाडु में है। इन दोनों ही संस्थानों को राष्ट्रीय संस्थान घोषित कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, किसी भी संस्थान को राष्ट्रीय संस्थान घोषित करने के लिए आपको संसद से एक अधिनियम यहाँ पे पारित करना होता है और साथ ही साथ संस्थानों को कुछ यहाँ पे अन्य मानदंडों को भी पूरा करना होता है जो सरकार उनके लिए निर्धारित करती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 नए संस्थानों के यहाँ पर, एक हरियाणा में है, एक तमिलनाडु में है, उन दोनों को ही यहाँ पे राष्ट्रीय संस्थान घोषित किया गया है, जिनके नाम इत्यादि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत अच्छे, अगर आप मेरे साथ अब तक यहाँ पे बने हुए हैं, 75% हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे देखा जाए अभी 1.5 घंटे भी कंप्लीट नहीं हुए और 1.5 घंटे में हमने इतनी सारी नॉलेज को कंप्लीट कर लिया, वो भी काफ़ी सारे सेक्टर की नॉलेज को कंप्लीट कर लिया है। तो कुछ मिनट और मेरे साथ यहाँ पर अगले 15, 20 या 25 मिनट तक आप अगर साथ रहेंगे तो यहाँ पर अपना पूरे इकोनॉमी 16 महीने का करंट आप साथ में लेकर जाने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर चीज़ों को देखिए, आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी। बस अब आगे इसको 2-3 बार रिवीजन कर लोगे और आपका बहुत सारा काम, बर्डन जो होता वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी का बर्डन आपका ख़त्म होने वाला है। बस आपको अगले 20-25 मिनट यहाँ पे मेरे साथ रहने। चलिए देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट टू फिनिश वाला काम करते हैं। ज़्यादा यहाँ पे और टाइम नहीं लेते हैं, टाइम बढ़ाते नहीं हैं, पढ़ना शुरू कर दें, है ना। थोड़ा सा बातचीत कर लिया तो 4 मिनट का, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। अब वापस से माइंड को कैप्चर आउट करिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा और ब्रेक चाहिए थोड़ा सा आप स्टॉप कर सकते हो, लेकिन फिनिश करना है। जैसे मैंने कहा, स्टार्ट टू फिनिश करना है। जैसे मैं शुरू से लास्ट तक आपको पढ़ाता हूँ, बिना कोई ब्रेक लिए, बिना कोई यहाँ पे काम किए, बिना कुछ यहाँ पे पानी पिए, कुछ भी किए। तो आप भी अगर इसी तरीके से 1.5 घंटे साथ में रहेंगे तो आपका भी एक बार में ये पूरा हो सकता है। तो एक मिशन की तरह लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत बड़ा है तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस होना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं यहाँ पे, अगला है खनिज संरक्षण और विकास संशोधन नियम 2021। देखा जाए तो भारतीय खान ब्यूरो के द्वारा खदान से संबंधित सभी योजनाओं, डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या टोटल स्टेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से सर्वेक्षण या ड्रोन सर्वेक्षण को यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अनिवार्य ड्रोन सर्वेक्षण के तहत यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर 1 मिलियन टन यहाँ पर आपको 1 मिलियन टन या उससे अधिक का वार्षिक उत्खनन कर रहे हैं। कितने का? 1 मिलियन टन से अधिक आप किसी क्षेत्र में कोई भी उत्खनन है, जैसे कोयला इत्यादि है, आप उत्खनन कर रहे हैं, या 50 हेक्टेयर या उससे अधिक की कोई पट्टे पर ली हुई यहाँ पर खनन क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र के साथ साथ उसके आसपास के 100 मीटर के दायरे का यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर सौंपनी है। साथ ही जो पट्टा धारक है वो उच्च रेजोल्यूशन वाले यहाँ पर चित्र प्रस्तुत करेंगे। दैनिक रिटर्न और विवरणी को यहाँ पर हटा दिया गया है। जो अनुपालन में एक भार होता है कि डेली बेसिस का आपको यहाँ पर चीज़ों को अपडेट करना है, वो हटा दिया गया है। लेकिन हाँ, मासिक तौर पे यहाँ पे और आपको हर मासिक के साथ साथ वार्षिक तौर पर उसे अपडेट करना होगा। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो वहाँ पर उसे दंडात्मक कार्रवाई भी झेलनी पड़ेगी। साथ ही इसमें कहा गया है कि श्रेणी ए के तहत जो 25 हेक्टेयर से कम वाले क्षेत्र हैं, ऐसे खदानों में पार्ट टाइम खनन इंजीनियर रख सकते हैं, पार्ट टाइम भूवैज्ञानिक रखे जा सकते हैं। और मान लीजिए आप इन सारे कायदे कानूनों का कोई उल्लंघन करता है तो उसे कारावास का या जुर्माने का या दोनों का प्रावधान वहां पर झेलना पड़ेगा।
एक तो यहां पर हो गया। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बारे में? तो इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में हिस्सेदारी में वृद्धि हेतु विजन दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है और इसके तहत कहा गया है कि इसमें 1000 दिन का टारगेट सेट किया गया है और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया कि अगले 1000 दिन में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था डेवलप करेंगे और जीडीपी में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 10% तक लेकर आएंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के तहत 2025 तक $400 बिलियन के कारोबार का भी यहां पे लक्ष्य रखा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से, उद्योग से रिलेटेड जो कारोबार है, जो लक्ष्य हैं, जो आपको अवधारणाएं हैं, वो यहां पर देखा। अगला है यहां पे एमएसएमई उद्योग को लेकर। एमएसएमई को लेकर कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कई बार ये बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। क्या है एमएसएमई उद्योग में? देखिए यहां पे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि थोक व खुदरा उद्यम जो है उन्हें उद्यम पोर्टल पे पंजीकरण करा सकते हैं, जिससे इन्हें एकल पेज पंजीकरण, कम समय व सरल प्रक्रिया की सुविधा प्रदान हो जाएगी। तो अब यहाँ पे थोक और खुदरा जो व्यापारी हैं उन्हें भी यहाँ पर आपको उद्यम पोर्टल पे पंजीकरण करा सकते हैं। आरबीआई के द्वारा इन्हें वर्गीकृत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अर्थात कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर के तहत यहाँ पे रखा जाता है, जिन्हें यहाँ पे ऋण प्रोवाइडेशन में यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। किसे? थोक व खुदरा उद्यम को। और साथ ही साथ एमएसएमई का जो जीडीपी में योगदान है 30%, विनिर्माण में 45% और कुल निर्यात में इनका योगदान है 40%। 111 मिलियन का यहाँ पर ये रोजगार का यहाँ पे उत्पन्न करते हैं। अगला है वस्त्र उद्योग। देखिए वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना लेकर आई गई है। इसमें मानव निर्मित फाइबर यानी कि एमएमएफ व तकनीकी वस्त्रों के 12 खंडों के उत्पादन की योजना है। 10,683 करोड़ रुपए इसके लिए बजट पारित किए गए हैं। योजना जो है 2025-2026 से लेकर के 2029-2030 तक यानी कि 5 वर्षों तक संचालित होगी और 300 करोड़ रुपए के निवेश पर यदि कोई भी कंपनी है, व्यक्ति है जो 300 करोड़ का इस क्षेत्र में निवेश करता है, उसे 15% की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसे उद्योगों को आकांक्षी जिलों, टीयर 3, टीयर 4 कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश के लिए यहां पर उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही देखा जाए तो यहां पर 7.5 लाख इससे रोजगार का सृजन होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, 3 लाख से अधिक का टर्नओवर विकसित होगा और वैश्विक कंपनियों के रूप में इसे विकसित करने में भी भारतीय कंपनियों को मदद मिलेगी। अगला है IRDAI के द्वारा DIIS का यहां पर निर्धारण कर लिया गया है। तो इस साल देखिए होता क्या है, सबसे पहले DSIIS ऐसे आकार, बाजार महत्व, घरेलू व वैश्विक रूप से परस्पर जुड़े बीमाकर्ताओं को संदर्भित करता है जिनके संकटग्रस्त होने की स्थिति से घरेलू वित्तीय प्रणाली में व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अर्थात ऐसी बीमा कंपनियां जिनके नुकसान की स्थिति होने में या डूबने से या दिवालिया होने से आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से चरमरा सकती है, उपभोक्ता परेशान हो सकता है, वैश्विक स्तर पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इन्हें हम यहाँ पर DSIS के अंतर्गत रखते हैं। इनका निर्धारण मानक जो है कि इनका सकल राजस्व के संबंध में परिचालन आकार कितना है, प्रीमियम अधिग्रहण कितना है, प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति का मूल्य कितना है और इनकी वैश्विक गतिविधियां कैसी हैं। इस आधार पे हम किसी क्षेत्र को, किसी कंपनी को इस रूप में यहाँ पे नामित करते हैं। देखिए 2021-22 के DSIIS के रूप में LIC, GIC और न्यू इंडिया को यहाँ पे बनाए रखा गया है। इस वर्ष के लिए भी हर एक वर्ष के लिए यहाँ पर इनको चुना जाता है और देखा जाए तो इस वर्ष के लिए अर्थात 2 पिछले साल भी इन्हीं को चुना गया था और अगले 1 साल के लिए इन्हें फिर से यहाँ पे चुन लिया गया है। तो अगला है यहाँ पे राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अवसंरचना वाले सेक्टर्स को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अवसंरचना में देखिए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन में इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा 2535 शहरों को जोड़ने का एक मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कस्बों और शहरों को इसमें आपस में जोड़ना है। डेटा है 2535।
इसमें लोगों, प्रक्रिया, प्लेटफॉर्म जैसे 3 स्तंभों पर इसके लिए कार्य करना है और डिजिटल अवसंरचना का इसमें विकास करना है। साथ ही यह भी कहा गया है कि 2022 तक चुनिंदा शहरों व 2024 तक कस्बों व शहरों सभी तक नागरिक केंद्रित और परिचालनात्मक यहां पे दृष्टिकोण का विकास करना है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं शहरों को ग्रामीण क्षेत्रों कस्बों के साथ जोड़ना, लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदत्त कराना, डिजिटल एक अवसंरचना विकसित करना जहां पर डिजिटली सभी प्रकार के क्रियाकलाप यहां पर आसानी से संभव हो पाएं, और ऐसी प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को यहां पे लॉन्च किया गया है। इसके लिए लोगों, प्रक्रिया और प्लेटफॉर्म 3 पर चीजों को लेकर काम किया जाएगा। ऐसा ही एक है फ्रेट स्मार्ट सिटीज। ठीक है, क्या है फ्रेट स्मार्ट सिटीज? वाणिज्यिक व उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉजिस्टिक डिवीजन द्वारा ऐसे 10 शहरों का विकास किया जाएगा। कैसे 10 शहरें? फ्रेट स्मार्ट सिटीज के रूप में 10 शहरों को विकसित किया जाएगा, ताकि शहरी माल ढुलाई प्रणाली में सुधार के तहत वाहन उपयोग को इष्टतम करना, अवसंरचना का विकास करना, मांग व भूमि योजना, प्रौद्योगिकी अंगीकरण इत्यादि को यहां पर बेहतर बनाया जा सके। देखा जाए तो भारत का जो लॉजिस्टिक उद्योग है वो इस समय है $215 बिलियन का, और इसमें 22 मिलियन रोजगार हैं, और निर्यात में इनका 5 से 8% यहां पे वृद्धि का अनुमान भी है। यदि यहां पे फ्रेट स्मार्ट सिटीज को हम विकसित कर लें तो लॉजिस्टिक के क्षेत्र में यहां पर हमारा 5 से 8% का यहां पर वृद्धि हो सकती है। अगली योजना है यहां पे गति शक्ति। कौन सी है? गति शक्ति। गति शक्ति क्या है? प्रधानमंत्री के द्वारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लेकर आई गई है, जिसमें 100 ट्रिलियन रुपए की गति शक्ति शुभारंभ यहां पर किया गया है। ठीक है, 100 ट्रिलियन यहां पर आपको रुपए की गति की यहां पर यह योजना है। अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इसके माध्यम से तेजी लाना है। 16 मंत्रालयों के एक साझा प्लेटफॉर्म में एकीकृत योजना बनाने और प्रस्ताव के एकीकरण के लिए एकीकृत मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यहां पर बनाया गया है। यह प्लेटफॉर्म जो है विकसित किया गया है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा। देखा जाए तो इस गति शक्ति के 6 स्तंभ हैं। इस योजना के 6 स्तंभ हैं: व्यापकता, गतिशीलता, विश्लेषणात्मकता, समन्वय, अनुकूलन और प्राथमिकता प्राथमिकता तय करना। इन 6 क्षेत्रों के तहत यहां पर कार्य किया जाएगा गति शक्ति योजना के तहत, जहां 16 मंत्रालयों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत एक ही प्लेटफॉर्म से जोड़ करके सारी प्रक्रियाओं को यहां पर बेहतर बनाना है। अगला इसमें नागरिक उड्डयन क्षेत्रक। नागरिक उड्डयन क्षेत्रक देखिए, नागर विमान मंत्रालय के द्वारा 100 दिवसीय यहां पे कार्य योजना लेकर आई गई है, और इस कार्य योजना के तहत 100 दिनों में 4 नई हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। कौन कौन से क्षेत्र में? अगरतला, कुशीनगर, जेवर, ग्रेटर नोएडा और देहरादून में यहां पर आपको 4 नए हवाई अड्डे बनेंगे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यहां पे 6 नए हेलीपैड बनाए जाएंगे। उड़ान योजना के तहत 50 नए उड़ान मार्ग यहां पर विकसित किए जाएंगे, और साथ ही साथ रख रखाव, मरम्मत, जीर्णोद्धार सेवाओं के लिए नई नीति की घोषणा भी की गई है। अगला है यहां पे सड़क सुरक्षा बोर्ड। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसका यहां पे गठन, इसके प्रारूप के गठन को यहां पर मंजूरी दे दी गई है, और इसमें एक अध्यक्ष होगा और न्यूनतम यहां पर 3 या अधिकतम 7 सदस्य होंगे। केंद्र सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। इनका कार्य होगा सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, सड़क निर्माण के लिए विधि विशिष्ट मानक तैयार करना, यातायात पुलिस, राजमार्ग प्राधिकरणों के तहत क्षमता निर्माण के दिशा निर्देश, ट्रामा सुविधाओं, पैरामेडिकल सुविधाओं के स्थापना, संचालन, तकनीकी सलाह, सहायता, यातायात प्रबंधन अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानदंडों और घरेलू तकनीकी मानकों में निरंतरता जैसे कार्यों को संपादित इनके माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा स्टॉकहोम घोषणा पत्र के तहत भारत 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को यहां पे 50% कम करने का यहां पे टारगेट रखा गया है। तो सड़क सुरक्षा बोर्ड हो गया। नेक्स्ट आते हैं अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली विनियमन 2021।
ठीक है, तो बिजली यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन से रिलेटेड कुछ डेटा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बेहतर कनेक्टिविटी व जनरल नेटवर्क एक्सेस का यहाँ पे एक प्रारूप यहाँ पर विकसित किया गया है, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सबके लिए उपलब्ध कराना एक राष्ट्र एक ग्रिड के अनुरूप यहाँ पर काम किया जाएगा। ठीक है, एक राष्ट्र एक ग्रिड योजना के तहत इसे विकसित किया जा रहा है, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए यहाँ पर बिजली की यहाँ पे उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इसमें किसी भी निर्माता को किसी भी उपभोक्ता तक पहुंचने का अधिकार भी दिया जाएगा, अर्थात कोई भी बिजली प्रदाता कंपनी किसी भी उपभोक्ता को प्रोवाइड करा सकती है। इसमें पारेषण तंत्र हेतु समुचित योजना तैयार करना है और आवेदक से पारेषण शुल्कों की समुचित यहाँ पर वसूली को भी यहाँ पे सुनिश्चित करना है। जो पात्र संस्थाएं होंगी उन्हें अपना उत्पादन स्टेशन, कैप्टिव उत्पादन संयंत्र, स्टैंड अलोन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और नवीकरणीय पावर ऊर्जा डेवलपर इत्यादि यहाँ पर उनको विकसित करना होगा। अर्थात ये सारे क्षेत्र से रिलेटेड जो कंपनियां होंगी वो यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं या इसमें पात्र हो सकती हैं। अगली योजना है सुधार आधारित व परिणाम से जुड़ी संशोधित वितरण क्षेत्रक योजना। ये क्या होती है? देखिए, इसका लक्ष्य इस योजना का कि डिस्कॉम तथा विद्युत विभाग की परिचालन दक्षता, वित्तीय संधारणता में सुधार करना है। साथ ही निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसमें शामिल नहीं किया गया, सिर्फ डिस्कॉम कंपनियों को और यहाँ पे जो सार्वजनिक कंपनियां उन्हें यहाँ पर ये सुविधा दी जाएगी। डिस्कॉम को यहाँ पे सशर्त वित्तीय सहायता, अवसंरचना विकास यहाँ पे दिया जाएगा। डिस्कॉम को 60% यहाँ पर इसके लिए स्कोर करना होगा। ठीक है, इस तरीके की सहायता प्राप्त करने के लिए डिस्कॉम को कुछ यहाँ पर टेस्टिंग या मानक निर्धारित किए गए हैं। उन मानक में यदि डिस्कॉम यहाँ पे 60% का स्कोर ले आता है उससे ज़्यादा, तो यहाँ पर इस सुविधा का लाभ मिलेगा। देखिए, यहाँ पे जो मानदंड यहाँ पे स्थापित किए गए हैं उसमें है समग्र तकनीकी व वाणिज्यिक हानि, दूसरा आपूर्ति की औसत लागत, तीसरा अवसंरचना उन्नयन प्रदर्शन, चौथा उपभोक्ता सेवाएं, पांचवा विद्युत आपूर्ति के घंटे और छठा कारपोरेट शासन। इसके अलावा जो इसका लाभ प्राप्त होगा वो 2025-26 तक यहां पर इस योजना का लाभ प्राप्त होता रहेगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए आरईसी लिमिटेड तथा पावर फाइनेंस लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है और इस योजना के परिव्यय में 3,03,758 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं और केंद्र सरकार के द्वारा इसमें 97,361 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अगला है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर क्या है? विद्युत क्षति को कम करने के लिए 2023 तक इसे लगाया जाना अनिवार्य किया गया है, जहां 50% से अधिक उपभोक्ता शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। उन क्षेत्रों में यहां पर आपको स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। साथ ही कृषि क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में 2025 तक ये स्मार्ट मीटर को लगाने का टारगेट यहां पे फिक्स किया गया है। अगला टॉपिक इसमें भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर के रणनीतिक तौर पे क्रूड ऑयल को किस तरीके से स्टोर किया जाएगा, ये भी आपकी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, क्योंकि पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल के दामों में ऊपर नीचे की स्थिति, जिसके कारण महंगाई आपको बढ़ जाती है और उसके कारण अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे पीपीपी अर्थात की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दूसरे चरण के तहत चंडीखोल उड़ीसा में 4 MMT व पदुर कर्नाटक में 2.5 MMT भंडारण यहां पर क्रूड ऑयल का किया जाएगा। दूसरे चरण के साथ देखा जाए टोटल 5 क्षेत्रों में इस तरह के अभी आपका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व आपके बने हुए हैं। 2 आपके पडूर में हैं। इसके अलावा आपको देखा जाए तो पहले चरण के तहत 3 क्षेत्रों में किया गया था, दूसरे चरण में 2 क्षेत्र हैं। तो चंडीखोल और पडूर दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर आपको पेट्रोलियम रिजर्व के तौर पर विकसित किए गए हैं, जबकि पहले चरण के तहत यहाँ पर विशाखापट्टनम 1.3 MMT, मैंगलोर 1.5 MMT, पडूर 2.5 MMT का भंडारण क्षेत्र विकसित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे भारत ऊर्जा का यहाँ पर देखा जाए तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, जबकि कच्चे तेल का यहाँ पर आपको देखा जाए तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। नोडल एजेंसी के तौर पे ISPR लिमिटेड को यहाँ पर नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया है, जो इस सारी पेट्रोलियम जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं उनको लेकर यहाँ पे कार्य करेगा। चलिए अंतिम कुछ और टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक और रह गए हैं। एक है आपका
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, क्योंकि नोबेल पुरस्कार कई बार पूछे जाते हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कैसे छूट सकता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा यहाँ पे आधा पुरस्कार डेविड कार्ड को श्रम अर्थव्यवस्था में उनके अनुभविक योगदान के लिए दिया गया है, जबकि शेष आधा जो पुरस्कार है वो जोशुआ डी एंग्रिट और गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस को यहाँ पर कारण संबंधों में विश्लेषण के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो डेविड कार्ड ने न्यूनतम मजदूरी, आप्रवास, शिक्षा व श्रम के बाजार के प्रभावों का यहाँ पर विश्लेषण किया, जिसे प्राकृतिक प्रयोग भी यहाँ पर कहा गया है। और इन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि न्यूनतम मजदूरी यदि हम बढ़ा देते हैं तो उससे रोजगार यहाँ पर आपको कम हो जाएंगे। तो ये उनका अपना विश्लेषण था और इसके लिए यहाँ पे इन्हें अर्थशास्त्र का यहाँ पे नोबेल दिया गया है। प्रायोगिक प्रयोग यहाँ पे श्रम मजदूरी इत्यादि को लेकर किया गया था। नाम ध्यान रखिएगा, 3 लोगों को दिया गया है। डेविड कार्ड एक हैं, दूसरा है जोशुआ डी एंग्रिट और तीसरे हैं गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस को यहाँ पर संयुक्त रूप से आपको यह पुरस्कार दिए गए हैं अर्थशास्त्र का। एक है, अब लास्ट यहाँ पे आपका है एक राष्ट्र एक मानक। क्या है ये? तो भारतीय रेलवे अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन भारतीय मानक ब्यूरो एक राष्ट्र एक मानक मिशन के अंतर्गत मानक विकास संगठन घोषित होने वाले आपके प्रथम यहाँ पे संस्थान बन गए हैं। ठीक है, प्रथम संस्थान बन गए हैं। साथ ही देखा जाए तो इसका तात्पर्य है विभिन्न एजेंसियों के द्वारा उत्पादों के मानकों को यहाँ पे निर्धारण अलग अलग के द्वारा, कहने का मतलब कि जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं उनके लिए मानक यहाँ पे निर्धारित किया जाता है, एक स्टैंडर्ड विकसित किया गया है। तो यहाँ पर कई सारे आपके मानक निर्धारण एजेंसियां होने के बजाय एक ही आपकी एजेंसी हो जो सभी उत्पादों के यहाँ पे मानक निर्धारण कर रहे हैं। तो एक राष्ट्र एक मानक के तहत इसे विकसित किया जा रहा है और इसके लिए मानक दस्तावेज के निर्माण पर बल देना है। वर्तमान में BIS एकमात्र निकाय है जो यहाँ पे मानक निर्धारण कार्य करता है, जैसे ISI और BIS का हॉलमार्क जारी करना। इसी तरीके से एगमार्क जो है विपणन व निरीक्षण निदेशालय के द्वारा जारी किया जाता है। और देखा जाए तो पहल गुणवत्ता नियंत्रण आदेश मानकीकरण के लिए यहाँ पे राष्ट्रीय समग्र की जानकारी भी यहाँ पर ये प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपका यहाँ पर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके क्लियर हो गए हैं। देखा जाए तो काफ़ी सारी न्यूज़ है यहाँ पर, आपको हमने अभी तक पढ़ी हैं, सारी आपने नोट कर ली होंगी तो नंबर्स आपको पता होंगे। आई थिंक सो आराम से आपको 60, 70, 80 ऐसी कुछ न्यूज़ यहाँ पर ओवरऑल आपको मिल गई होंगी। और इन न्यूज़ को अगर देखा जाए तो अब इन्हीं के इर्द गिर्द आपको अपना रिवीजन भी यहाँ पर करना है। आपने अगर मेरे साथ यहाँ पे शुरू से लास्ट तक पढ़ा होगा तो एक रिलैक्सेशन भी आपको मिल गया होगा कि फाइनली मेरे 1.5 साल का इकोनॉमी का करंट यहाँ पर मेरे पास है। हाँ, इसमें कुछ कमी दिख रही होगी, कमी होगी बजट की, इकोनॉमी सर्वे की। तो बजट और इकोनॉमी सर्वे का जो वीडियो होगा वो अलग से ही दिया जाएगा। उसको लेकर आपको इस वीडियो के 1-2 दिन के बाद आपको इसी चैनल पे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में बजट का और इकोनॉमी सर्वे के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो लेकिन इस वीडियो में देखा जाए तो उस टॉपिक को छोड़ करके, क्योंकि उसका अपना एक सिनेरियो है, वो काफ़ी सारा डेटा आता है, उसको छोड़ करके बाकी सारा करंट आपको मिल गया। तो इससे आप बाकी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं और बजट इकोनॉमी सर्वे का एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा, बजट का अलग और इकोनॉमी सर्वे का अलग, तो दोनों का वीडियो आपको मिल जाएंगे, उनको भी साथ में देख लेना है। तो करीब करीब देखा जाए तो 1 घंटे 40-45 मिनट का ये वीडियो आपको है। इकोनॉमी सर्वे और आपका बजट भी अगर हम मिला लेंगे तो मानकर चलिए आपको करीब करीब बैठ जाएंगे 2.5 घंटे से 3 घंटे। 2.5-3 घंटे में इकोनॉमी का अगर आपको 16-17 महीने का करंट आपको मिल जाता है तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। बस अगर हम 3 घंटे का भी वीडियो बनता है, अगर मान ले तीनों वीडियो को मिला के 3 घंटे का भी वीडियो मिलेगा, तो 3 घंटे को आप अगर एक ही दिन में अगर रिवीजन करेंगे या एक वीक में भी पढ़ेंगे तो कम से कम इन्हें 3 बार ज़रूर पढ़िए, 3 से 4 बार पढ़ लीजिएगा। इस इकोनॉमी के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके, प्लस यहाँ पे दूसरा जो काम करना है कि आपको जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाए, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो संस्था है, एजेंसियाँ हैं, जो भी नियम हैं, कानून हैं, जो भी टॉपिक्स हाईलाइटेड रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ लीजिएगा, ताकि वो भी उससे रिलेटेड कोई चीज़ डेवलप हुई होगी, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बुक्स इत्यादि में जानकारी है, ताकि वहाँ पर अगर वो करंट से क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि यूपीएससी ऐसा कई बार करता है, यूपीपीएससी में तो फैक्ट बेसिस वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, उनका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यूपीपीएससी वालों के साथ धोखा हो जाता है, वहाँ पर वो बच्चे जो होते हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें करंट नहीं पूछ के बेसिक पे पहुँच जाते हैं। तो ऐसा भी वो 2 बार कर चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं कि इस बार भी करें, लेकिन कर भी सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। करंट का काम तो मैंने कर दिया है, अब आप पर जिम्मेदारी ये है कि इसको यहाँ पर रिवीजन करना है
और दूसरा जो काम करना है कि अपना बेसिक जो इकोनॉमी है इससे रिलेटेड जो इर्द गिर्द आपके टॉपिक्स हैं उनको भी अपने स्तर पे रिवीजन कर लेना है। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को यहाँ पे समझ गए होंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ हम अपना ये सेशन आज का यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मास्टर सीरीज का वो आएगा नेक्स्ट वीक। बजट का इकोनॉमी सर्वे का वीडियो बीच में ही मिल जाएगा, वो मास्टर सीरीज नहीं होंगे, वो आपको ऐसे ही यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन मास्टर सीरीज का जो अगला वीडियो है वो नेक्स्ट वीक यहाँ पे मिलेगा, और अगला जो वीडियो होगा इंडियन पॉलिटी का होगा और अगले संडे को यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक का टारगेट है इकोनॉमी को यहाँ पर फिनिश कर लेना है इस वीक यहाँ पे, और कुछ मत पढ़िए, अच्छे से इकोनॉमी को कंप्लीट करिए और बाकी प्रैक्टिस करिए। अदर एक सब्जेक्ट और भी कोई अपना है पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस सीसैट की भी करते रहिएगा। तो सीसैट और इकोनॉमी का अपना यहाँ पर स्टडी करनी है इस वीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।